तो हेलो गुड मॉर्निंग 12 कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी के अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। थंबनेल देख कर तो पता चल ही गया होगा कि आज की क्लास किस टॉपिक होने वाला है। भाई साहब आज की क्लास जो है ना लास्ट तक बने रहो। और सच में आप अगर किसी जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं या कर रहे हैं है ना, या कोई एग्जाम देने वाले हैं, तो समझो आज की जो क्लास जो होने वाली है बहुत बेहतरीन होने वाली है। पूरा बुक ही उठा कर ला दिया हूँ, यानी 8 क्लास का आधुनिक भारत का जो किताब है उसमें पूरी तरह से आधुनिक भारत को डिटेल में समझाया गया। ये क्लास लास्ट तक देखिएगा, लगभग 200 से ज़्यादा पेज है और प्रत्येक पेज को बहुत डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा। देखो 200 पेज से ज़्यादा है और 200 मिनट हमको दे दो, समझ जाओ कि आधुनिक भारत पूरी तरह से दिमाग में लोड हो जाएगा। एक कहानी की तरह पूरी तरह समझाया जाएगा। इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है इसको बहुत मेहनत करके मैं इसको तैयार किया हूँ। एक बार लास्ट तक देखिएगा है ना। और वीडियो बेहतर लगेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिएगा। और नए हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि इसी तरह 9th क्लास का भी आएगा, 10th का भी आएगा, 6, 7, 8 क्लास, हर एक क्लास का इसी तरह आएगा वीडियो। तो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर, पहला अध्याय और पहला पेज नंबर ऊपर में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें जो मेन है उसको हेडलाइन कर दिया हूँ है ना, मार्क कर दिया हूँ। अगर आपको लगेगा कि इसके अलावा भी कोई हेडलाइन मतलब मस्त है, अच्छा है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो करना कुछ नहीं है, वीडियो पॉज कीजिएगा और क्या करना है अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। तो पहला देखेंगे तो लिखा हुआ प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ये 3 कालखंडों में बांटकर हम इतिहास को पढ़ते हैं। सबको पता है कि 3 भागों में बांट के पढ़ा जाता है इतिहास को, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। आगे आते हैं, इस नीचे ही देखेंगे तो पुनर्जागरण एक शब्द लिखा हुआ है। देखो पुनर्जागरण मतलब होता है ना फिर से जाग उठना, फिर से जागना, पुनः जाग जाना, यानी मतलब फिर से होशियार हो गया, जाग गया, लो पुरातन व्यवस्था को छोड़ के एक नई व्यवस्था की तरफ आ जाना, यानी पुराना रीति रिवाज जैसे बाबा दादा परदादा लोग करते आ रहे थे लोग, उसको छोड़ के नई व्यवस्था पे आना। ठीक है, तो पुनर्जागरण की क्वेश्चन सिर्फ पूछता है कि शुरुआत कहाँ से हुआ था। तो भैया कहाँ से हुआ था, तो याद रखो बहुत कोई जानते हैं कि यूरोप से हुआ था, लेकिन यूरोप के किस शहर से हुआ था, यूरोप के किस जगह से हुआ था, इटली से हुआ था। कहाँ से हुआ था, यूरोप में इटली से हुआ था। पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुआ था भैया, तो यूरोप में इटली से हुआ था पुनर्जागरण की शुरुआत। ठीक है, आते दूसरे पेज में देखते हैं। तो दूसरे पेज में शुरू होता है हेडिंग खोजी यात्रा। अब ये खोजी यात्रा जो था इसका मतलब क्या है, तो हुआ क्या था, देखो हुआ क्या था कि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में हुआ क्या था कि एक होड़ मची हुई थी भारत को खोजने के लिए। भारत को क्यों भैया, तो कारण क्या था ना कि भारत पे देखो प्राचीन काल में पढ़े हैं लोग कि प्राचीन काल में भारत में है ना बहुत सारे हिंदू शासकों का शासन रहा। बीच में मध्यकालीन में मुस्लिम शासनकाल आ जाते हैं भारत में। तो यूरोपवासी जो थे ना, यूरोपवासी देखते थे, यूरोपवासी के बगल में ही है मुस्लिम देश है ना, यूरोपवासियों के बगल में ही मुस्लिम देश, क्योंकि है ना अगर विश्व का मानचित्र अगर देखिएगा तो अगर आपको पता होगा कि सऊदी अरबिया, इराक, ईरान, ये तुर्की वगैरह जितने भी था, और उस समय तुर्की को ओटोमन साम्राज्य यानी उस्मानिया सल्तनत भी कहा जाता था। ठीक है, तो इनका विस्तार यूरोप तक था। ठीक है, तो यूरोप वाले देखते थे कि भाई साहब मुस्लिम कंट्री जितने भी है ये इतना धनिक कैसे है और कहाँ से लूट के लाते हैं। बाद में उनको पता चला कि भारत से लूट रहे हैं, तो उनको भी दिमाग में आया कि भारत में कैसे जाए। तो भारत में जाने के लिए उनको सिर्फ पता था कि भाई साहब ये मुस्लिम कंट्री होकर जाना पड़ेगा। मुस्लिम कंट्री से आ नहीं पाते थे क्योंकि मुसलमान उनको आने नहीं देते थे। दूसरा रास्ता था समुद्र के रास्ते से आने के लिए। क्या था, समुद्र से रास्ते आने के लिए। तो समुद्र के रास्ते आने के लिए उनको समुद्र में जाना पड़ेगा और बड़े बड़े जहाज को लेकर पूरे समुद्र को घूमना पड़ेगा। यूरोप के बगल में कौन सा समुद्र पड़ता है, अटलांटिक महासागर। सबको पता है, नहीं पता होगा तो मैप उठाइएगा आपको दिख जाएगा। अटलांटिक महासागर यूरोप के बगल में है। ठीक है, यूरोप के पश्चिम साइड में। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर में ये अपने अपने जहाज लेकर उतरे। जितने भी यूरोपवासी थे उसमें सबसे पहले निकला पुर्तगाल, उसके बाद स्पेन, ये दोनों निकले और निकल के पूरी दुनिया को ढूंढना शुरू किया कि भैया भारत किधर है, कौन किधर है। उसी चक्कर में कोलंबस जाएगा, उसी चक्कर में वास्को डी गामा जाएगा, कौन कहाँ जाएगा आगे देखते हैं। ठीक है, तो यूरोप में क्या थे, नाविकों का, नौचलनों का बहुत ज़्यादा वर्चस्व बढ़ गया था, क्योंकि ये नए नए जगहों को खोज कर रहे थे। नीचे देखेंगे तो लिखा हुआ है ना कि 1492 ईस्वी में क्या हुआ कि ये अमेरिका की खोज किसने कर देता है, तो कोलंबस कर देता है। कौन करता है, 1492 में। पूरे डेट के साथ अगर याद करेंगे तो 12 अक्टूबर 1492 कब हो जाएगा, 12 अक्टूबर है ना, 12 अक्टूबर 1492 को क्या कर देता है ना, अमेरिका की खोज कर देता है। कौन खोज कर देता है, कोलंबस। असल में हुआ क्या था कि कोलंबस भी भारत को ही खोजने आया था, लेकिन गलती से देखो अटलांटिक महासागर, ये अटलांटिक मान के चलो महासागर हो गया, ये हो गया अरब, ये सॉरी यूरोप हो गया। यूरोप से पश्चिम की साइड आइएगा तो अटलांटिक महासागर पूरी सटा हुआ है। तो ये इधर घूमते घूमते पहुंच गया अमेरिका में। सिंपल भाषा में सबको पता है, अमेरिका पहुंच गया। अमेरिका पहुंचा, उसको लगा कि यही इंडिया है। ठीक है, लेकिन बाद में उसको पता चला कि इंडिया नहीं, दूसरा जगह है। ठीक है, तो क्वेश्चन सीधा सीधा पूछता है कि अमेरिका की खोज किसने किया था, तो अमेरिका की खोज किया था कोलंबस ने। कब किया था, 12 अक्टूबर 1492 को। अगला देखेंगे तो 1498 लिखा है। 1498 में वास्को डी गामा की चर्चा किया। वास्को डी गामा क्या था, तो वास्को डी गामा भारत पहुंच गया। कैसे पहुंच गया, तो उससे पहले अफ्रीका की एक जगह है, अफ्रीका का सबसे दक्षिणी बिंदु, उसका नाम है केप ऑफ गुड होप। वहां तक पहुंच गया था एक पुर्तगाल का ही नाविक था, उसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। क्या नाम था, बार्थोलोमियो डियाज, जिसने केप ऑफ गुड होप की खोज किया था। इसका एक और हिंदी में नाम है उत्तर महासा अंतरिप। उत्तर महासा अंतरिप यहां तक पहुंच गया था कौन, बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज के सहयोग से ये वास्को डी गामा पहुंच गए यहां पर। लेकिन यहां से इधर हम लोग के साइड में, पूरब साइड में भारत था। यहां इसको पता नहीं था कि भैया
आना कैसे है, यहीं पर एक मिल गया अरब, उसके सौदागर, उसका नाम था अब्दुल मजीद, वही टांग के ले चला गया ये वास्को डी गामा के भारत में। तब भारत में पहुंचता है वास्को डी गामा कब? 1498 में। इसलिए कहा जाता है कि भारत की रास्ते की खोज वास्को डी गामा कब किया? तो 1498। लेकिन अगर डेट के साथ पूछे भैया तो कब 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 बोलिएगा? 20 मई 1498। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत में पहुंचता है। समझ आ गया? भारत में पहुंचता है, भारत के रास्ते की खोज कर देता है। ठीक है, अब वो भारत में पहुंच गया तो भारत में पहुंचने से उसे क्या फायदा हुआ? उसका व्यापार बढ़ गया, भारत में आया, पूरी कहानी सब कोई जानता है। भारत में आया, कालीकट के बंदरगाह पर उतरा, वहां पर राजा थे जमुरीन क्या कि उनको भव्य स्वागत कर दिए और मसाला ढेर सारा दे दिए, ले जाकर वास्को डी गामा अपने यूरोप में बेचा और ढेर सारा पैसा कमा लिया, 60 गुना मुनाफा हुआ। ये कहानी सबको पता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति समझते हैं। पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति मतलब क्या होता है? पूंजीवाद मतलब होता है क्या है ना, सिंपल समझते हैं कि पूंजीवाद मतलब क्या होता है। पूंजीवाद मतलब होता है कि पैसा का बढ़ जाना। औद्योगिक क्रांति मतलब उद्योग धंधा ढेर लग जाना। ठीक है, तब ये क्वेश्चन पूछेगा कि 15वीं सदी के अंत तक पूरे यूरोप में, 15वीं शताब्दी के अंत तक पूरे यूरोप में है ना, पूंजीवाद या पुनर्जागरण, ये औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गई थी। लेकिन अगर पूछेगा कि मशीनीकरण का शुरुआत मतलब मशीनीकरण युग कब हो गया था? 18वीं सदी में। नीचे आएगा मशीनीकरण का युग। पहले एक एक करके समझते हो। ठीक है, पूंजीवाद मतलब क्या होता है? पूंजीपतियों का जन्म हो जाने में, ढेर सारे लोग धनिक होने लगे, पैसा कमाने लगे, तो पूंजीपति लोग पैदा हो गए और इस भावना को, मतलब पैसा कमाने की भावना, ढेर पैसा हम अपना कमा ले, उसको पूंजीवाद कहा गया। ठीक है, और इस तरह पूंजीपतियों का उदय हुआ। और जब पूंजीपति बनेंगे, ढेर सारा उद्योग धंधा लगेगा, तो दो वर्ग बने, एक तो धनिक वर्ग और गरीब वर्ग। गरीब वर्ग को बोला गया श्रमिक वर्ग, मतलब मजदूर वर्ग, काम करने वाले। ठीक है, आगे चलिए। और ना मजदूर वर्ग क्या थे? वेतन पाते थे, और जो पूंजीपति लोग थे वो मालिक थे। ठीक है, आगे आते देखते हैं इसमें, है ना, मशीनीकरण की प्रक्रिया इंग्लैंड में 18वीं सदी में उत्तरार्ध में हुआ। तो वही बोल रहे थे कि अगर पुनर्जागरण दे, पूंजीवाद दे, ये सब चीज़ कब शुरुआत हुई थी? तो 15वीं शताब्दी के शुरुआत में ही ये सब चीज़ होना शुरू हो गया था। लेकिन मशीनीकरण अगर पूछेगा तो याद रखिएगा 18वीं सदी। कब हुआ था भैया? तो 18वीं सदी। रट लेना कब हुआ था? 18वीं सदी में। ठीक है, अगला आते हो उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद मतलब क्या होता है? देखो, उपनिवेश जब भी सब तुम्हारे दिमाग में आए ना तो इतना समझ लेना, उपनिवेश मतलब होता है गुलाम। क्या होता है भैया? उपनिवेश मतलब होता है गुलाम। ठीक है, तो उपनिवेशवाद की भावना मतलब क्या होगा कि किसी क्षेत्र को गुलाम बनाना, किसी क्षेत्र को कब्जा करना, अपने कब्जे में ले लेना, इसको बोलते हैं उपनिवेशवाद। ठीक है, साम्राज्यवाद मतलब क्या होता है? तो अपने साम्राज्य को बढ़ाना, अपने साम्राज्य को बढ़ाना। मान के चलो कि एरिया अपना छेक लिए थोड़ा सा, उसके बाद और बढ़ाते गए, तो अपने साम्राज्य को बढ़ाना क्या कहलाता है? साम्राज्यवाद। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सैनिक अथवा अन्य तरीके से विदेशी भूभाग के प्रदेशों पर अपने अधीन कर अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर लेना, ये क्या कहलाता है? साम्राज्यवाद कहलाता है। ठीक है, अब ये साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद क्यों हो रहा था, इसकी छोटी सी एकदम कहानी समझ लो, सबको पता होगा। जो क्या हुआ था ना कि पुर्तगाल जब भारत में आया तो यहाँ से लेके गया मसाला वगैरह, तो उसको काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ। फिर दोबारा आया, दोबारा लेके गया। उसके बाद तीसरी बार पुर्तगाल के सैनिक वगैरह आ गए, वायसराय आ गए, उसमें पढ़े हुए लोग अल्बुकर्क, दी अल्मोड़ा सब आया सब भारत में आके वो धीरे धीरे कंपनी खोल लिया लो, कंपनी खोल के यहाँ पर रहने लगा लो। उसके बाद डच आए, स्पेन आए, नीदरलैंड, ये इंग्लैंड वाला, फ्रांस वाला सब आया, सब धीरे धीरे पूरे मतलब यूरोप ही उठ के आ गया भारत में। क्या करने? बिजनेस करने। बाद में लोगों के दिमाग में आया कि भैया बिजनेस क्या किया जाए। यहाँ क्या करते हैं, यहीं पर कब्जा करके एरिया को हम लोग क्या करते हैं, लोग कब्जा कर लेते हैं लोग, है ना, गुलाम बना लेते हैं लोग। और क्या करेंगे लोग? सारा चीज़ उठा के ले जाकर अपने देश में ले जाके फ्री में लेंगे लोग, अपने देश में ले जाके बेच देंगे लोग। मतलब कि पहले खरीदता था लोग और जाके वहाँ महंगा दाम बेचता था लोग, अब क्या फ्री में लो और बेच दो, मतलब भयानक मुनाफा, है ना। यही सोच, यही विचार उपनिवेशवाद को जन्म देगा, यही सोच, यही विचार पूंजीवाद को जन्म देगा, यही सोच साम्राज्यवाद को जन्म देगा। समझ ना। तो आगे चलेंगे, उसी में लिखा हुआ है कॉलोनी और उपनिवेश किससे बोलते हैं। देखो, कॉलोनी मतलब क्या होता है ना, अंग्रेज जब किसी एरिया को कब्जा कर लेते थे तो उसको बोलते थे कि कॉलोनी है। किसका कॉलोनी? तो अंग्रेज का कॉलोनी। उसी को हिंदी में उपनिवेश बोला जाता था। ठीक है, और इसी कहानी को, इसी विचार को, इसी धारणा को, सोच को औपनिवेशिक युग कहा गया। मतलब कि भैया अब अंग्रेज जो है पूरी तरह से कब्जा करने लगे अलग अलग जगहों पर। जैसे भारत पे ही नहीं किया था, ऐसा नहीं था कि भारत पर, चाइना पर, श्रीलंका पर, बहुत सारे जगहों पर, अफ्रीका में तो ढेर सारी जगहों पर कब्जा कर लिए थे। ठीक है, तो ये सब क्या कर रहे थे? अपना उपनिवेश बना रहे थे, अपना गुलाम बना रहे थे सब देशों को। ठीक है, तो इसी को उपनिवेशिक युग कहा गया, क्योंकि उस समय सब देश को, यूरोप वाला जो था सब ना, मतलब फ्रांस हो गया, ये सब जितना भी देश था लो, इस सबको होड़ मची हुई थी कि हम कब्जा करेंगे, हम कब्जा करेंगे, हम कब्जा करेंगे। समझ ना। खासकर तो इंग्लैंड और फ्रांस, दोनों में तो एकदम भयानक लड़ाई चलता था कि एरिया कब्जा करने के लिए। तो इस युग को, उस काल को औपनिवेशिक युग कहा गया, मतलब गुलाम बनाने का काल कहा गया। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। देखो, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का हल्का सा झलक इसमें दिया हुआ है। जब उसका 9th क्लास का पढ़ाएंगे ना, तो 9th क्लास में थोड़ा सा डिटेल दिया, लेकिन 10th क्लास का जब पढ़ाएंगे उसमें हो सकता है कि कल या परसों में वीडियो आ जाएगा, तो उसमें बहुत डिटेल में समझाएंगे कि अमेरिकी क्रांति क्या हुआ, कैसे हुआ। समझना, अमेरिका भी इतना समझो, अमेरिका भी भारत की तरह गुलाम था, लेकिन वो 4 जुलाई 1776 में ही आज़ादी में पा लिया। हम लोग 15 अगस्त को पाए, वो 76 में पा लिया था, मतलब 76 में पा लिया था। ठीक है, तो उसमें भी बहुत डिटेल समझाएंगे। ठीक है, तो ये अमेरिका में क्या हुआ था ना कि 18वीं सदी के अंत तक वो क्या हुआ कि वहाँ
पर 18वीं सदी का मतलब वो क्या होता है 1700, तो अभी बोले कि 1776 में वो भी आज़ाद हो गया, ठीक है। वही चीज़ वहाँ पे दिया है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम चाहे फ्रांसीसी स्वतंत्रता संग्राम, सिर्फ नाम दिया है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पूछेगा तो ये हुआ था 1776 में 4 जुलाई को, और फ्रांसीसी बोलेगा तो 14 जुलाई को हुआ था, 1789 के आसपास हुआ था, 89 में हुआ था, ठीक है। तो ये 14 जुलाई को फ्रांसीसी में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 4 जुलाई को अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ये 10वां क्लास में आएगा, घबराना नहीं है, आप धैर्य रहिए और वीडियो को देखते रहिए। 9th का भी आएगा, 10th का भी आएगा अगले मतलब सेशन में। ये समझ जाओ कि कल या परसों में तीनों का वीडियो डाल दूंगा, 8, 9, 10th। आज 8 खत्म हो गया, कल 9th डाल दूंगा और परसों 10 डाल दूंगा। मतलब 8 खत्म नहीं हुआ, आप साथ दीजिएगा तो जरूर खत्म कर देंगे, है ना। यही ना समय लगेगा, 2 घंटे समय लगेगा, 2.5 घंटे समय लगेगा, लेकिन बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। जहाँ इंपॉर्टेंट होगा ना उसको देखना मैं बहुत बेहतरीन तरीके से डिटेल में समझाऊंगा। अगला समझते हैं, अगले देखते हैं। इस पेज में कोई खास चीज़ नहीं है, सिर्फ एक ये इन्हें भी जाने ब्रैकेट में देखिएगा तो लिखा हुआ है 1750 के बाद आधुनिक काल का प्रारंभ हुआ। देखो जब 7th क्लास का बुक पढ़िएगा ना, देखो 6th क्लास में क्या है, प्राचीन भारत है, उसमें शुरू से लेकर 750 तक कहा गया प्राचीन शासनकाल, और 750 से लेकर 1750 कहा गया है मध्यकाल, और 1750 के बाद जो अभी तक मतलब जब तक अंग्रेजों का शासन रहा उसको आधुनिक काल कहा गया, ठीक है, आजादी तक का, ठीक है। आगे चलिए, आगे यहाँ लिखा है कि औपनिवेशन कहा जाता है या उपनिवेशवाद कहा जाता है। इस चीज़ को समझा दिए, क्योंकि गुलाम देश को गुलाम बनाना या गुलाम कब्जा करना, ये सब कहा जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट बस यही है, देखो यहाँ पर एक चीज़ लिखा है, स्कॉटलैंड के निवासी है जेम्स मिल, इसको जानना बहुत जरूरी है। स्कॉटलैंड का निवासी था, स्कॉट पेन का ससुर आया, क्या किया, यहाँ पर भारत को देखा, भारत को देख के अपने मन से थितराई करके क्या किया, भारत को बोला, कहा कि भारत 3 भागों में बटा हुआ। कैसे करा कि पहले हिंदू शासन किए भारत में, उसके बाद मुस्लिम शासन किए, अब हम अंग्रेजवा शासन कर रहे हैं लोग, ठीक है। ये नहीं बोला कि ये ना कि ये ईसाई धर्म वाला शासन करे, देखो ध्यान सुनो, क्या बोला, हिंदू शासन किए, मुस्लिम शासन किए। ये नहीं बोला कि तीसरा मतलब ईसाई धर्म वाला शासन कर रहा है, इसलिए नहीं बोला क्योंकि चोट्टा चाहता था कहा कि सिर्फ इंग्लैंड का नाम फेमस हो, है ना, यूरोप में इंग्लैंड का नाम फेमस, ये ना कि पूरे ईसाई धर्म का नाम है, क्योंकि ईसाई धर्म सिर्फ इंग्लैंड में नहीं था, बहुत सारे देशों में था। तो बोला कहा पहले हिंदू शासन, मुस्लिम शासन, अब जो है अंग्रेजों का शासन है, ठीक है। अब क्या है, अंग्रेजों का शासन है। कौन था, स्कॉटलैंड का निवासी था, स्वर्ण क्या नाम था, जेम्स मिल, ठीक है ना। जेम्स छोटे छोटे मिलता है खाने वाला, यही खा के नशा में चढ़ गया था जेम्स मिल, ठीक है। 1817 में, याद रखिए 1817 में एक किताब लिखता है, किताबों का नाम लिखता है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया मतलब ब्रिटिश इंडिया का हिस्ट्री बता रहा है, ठीक है, कि वो कैसे शासन कर रहे थे। याद रखिएगा, जेम्स मिल स्कॉटलैंड के निवासी था, 1817 में एक किताब लिखता है, भारत में घूमने आता है, भारत में 3 कालखंडों में बांट देता है, हिंदू, मुस्लिम और ये अंग्रेज शासनकाल में बांट देता है, ठीक है। आगे चलिए, जेम्स मिल जो था, इसको बताई दिए, स्कॉटलैंड का था, है ना। इसका दिमाग थोड़ा सा पगला गया था, ईसाई शब्द का ये प्रयोग नहीं करता था। वही बात बोले कि ईसाई शब्द का क्या करता, प्रयोग नहीं करता था, बोलता था अंग्रेज है, क्योंकि अपना धर्म नहीं बताता था, बोलता था कि हिंदू। इतना छोटा था, बोलता था कि हिंदू भी ठीक नहीं है, मुस्लिम भी ठीक नहीं है, हम लोग ठीक है लोग। यही होशियार था, पगला था, ये समझ ना। आगे चलिए, है ना, किसी भी अवधि, यहाँ लिखा हुआ किसी भी अवधि का इतिहास समाज के सारे लोगों को एक साथ मिलकर चलने से बनता है। मतलब इतिहास मतलब क्या होता है, इतिहास मतलब अकेले आदमी का थोड़ी इतिहास होता है, पूरे समाज का, पूरे एरिया का, पूरे गांव का, पूरे मोहल्ले का, पूरे देश का मतलब इतिहास होता है, ठीक है। बस वही बात समझाने की कोशिश किया गया। अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ प्राचीन काल के समान और मध्यकालीन समान। तो प्राचीन काल के समान वही जितने भी प्राचीन अभिलेख वगैरह मिले, शिलालेख मिले, और मध्यकालीन में क्या मिलेगा, मध्यकालीन में बहुत सारे लेखक मतलब क्या बोलते हैं उसको, विदेशी यात्रा वृत्तांत मिले, जैसे ह्वेंसांग आया, हर्षवर्धन आया, चाहे ये रेहला लिखा, कौन लिखा था, इब्न बतूता लिखा था। ये सब प्राचीन और मध्यकालीन का, जब 6 और 7 का पढ़ाएंगे तो उसमें ये आएगा, घबराना नहीं है, उसमें भी आएगा, ठीक है। अभी जो आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं उस पर हम लोग फोकस किया जाए, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है, देखेंगे तो लिखा हुआ सबसे ऊपर में 19वीं सदी से पहले सालों में छापे खाने नहीं थे। मतलब छापाखाना मशीन हम लोग नहीं था। छापाखाना मतलब क्या हो, प्रिंटिंग प्रेस, मतलब क्या बोलते हैं उसको, फोटोकॉपी जो कराते हैं लोग, या टाइप करके हम लोग प्रिंट करते लोग, प्रिंटर मशीन हमारे पास नहीं था। तो क्या होता था, पहले हाथ से, जिसको बोलते थे लिपिक या नकलवीस, इसको क्या करता है, लिपिक या नकलवीस, इससे क्या होता था, मतलब क्या होता था कि हाथ से छापिए, हाथ से क्या कीजिए भैया, छापिए, अपने हाथ से लिखना पड़ता था इस किताबों को, तो बहुत दिक्कत होता था। बाद में 19वीं शताब्दी के बाद में क्या हुआ कि क्या हो गया, हमारे देश में क्या आ गया, छपाखाना मशीन आ गया। छपाखाना मशीन आ गया तो दुनिया भर के दस्तावेज छपने लगे, दुनिया भर के कागज वगैरह छपने लगा, ठीक है। उसमें क्या हुआ, अभिलेखागार और पुस्तकालय वगैरह ये बनाए गए। अभिलेखागार और पुस्तकालय क्या होता है, आगे देखिएगा तो लिखा हुआ, अभिलेखागार में सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। जैसे कि
अभी के समय में अगर बोला जाए अभिलेखागार क्या है, तो क्या है भैया, हमारा तहसील दफ्तर है, ठीक है, कलेक्टर ऑफिस है, कमिश्नर का दफ्तर है या कचहरी है, ये सब चीज़ में सरकारी दस्तावेज को सुरक्षित रखा जाता है कि नहीं रखा जाता है, आप सबको पता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ दे कि अभिलेखागार, वर्तमान में अभिलेखागार किसे कहेंगे, तो तहसील के दफ्तर को कहेंगे, कलेक्टर ऑफिस को कहेंगे, कमिश्नर के दफ्तर को कहेंगे या कचहरी वगैरह को कहेंगे, जहां पर सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। आगे में आएंगे तो लिखा हुआ है कि उस समय में हिसाब से बता रहा है कि राजधानी दिल्ली में यानी हमारे देश में राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय अभिलेखागार था, ठीक है, मतलब अभी भी है, मतलब पूछेगा कि राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ है, तो दिल्ली में। राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ भैया, दिल्ली में। और पूछेगा नेहरू स्मारक पुस्तकालय कहाँ, तो ये भी दिल्ली में। जब भैया किताब में दिया है तो जानबूझ के दिया है, याद करने के लिए आपको दिया है कि एग्जाम में क्वेश्चन फंस सकता है इसका, ठीक है। पटना स्थित सच्चिदानंद सिन्हा पुस्तकालय, ये तो रटिए जाइए, क्वेश्चन रहेगा सच्चिदानंद सिन्हा पुस्तकालय कहाँ है, तो पटना में। पूछेगा बिहार राज्य अभिलेखागार, तो बिहार में, ये तो पूछ भी नहीं करेगा क्योंकि नाम से पकड़ लीजिएगा, है कि नहीं है। तो ये हो सकता है इंपॉर्टेंट है, ये कौन सा, तो पूछेगा सच्चिदानंद सिन्हा पुस्तकालय कहाँ है, तो पटना में है। पूछ देगा कि नेहरू स्मारक पुस्तकालय कहाँ है, दिल्ली में। राष्ट्रीय पूछेगा, राष्ट्रीय अभिलेखागार तो सबको पता है राष्ट्रीय देश में दिल्ली में ही होगा, ठीक है। ये भी नहीं पूछेगा, पूछने का दो संभावना बस ये और ये, ठीक है, आप रट लीजिएगा। आगे ये आगे लिखा हुआ कहा कि देखो, अब पूछेगा ये सर्वेक्षण विभाग था, सर्वेक्षण मतलब होता है जांच करना, रिपोर्ट निकालना कि भाई इसका इस एरिया में क्या है नहीं है। तो वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण है ना, पुरातात्विक विभाग सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण और वन सर्वेक्षण, ये सारे सर्वेक्षण है। अब इससे क्वेश्चन क्या है, कैसे बन सकता है, आप पूछ देगा निम्न में से कौन सा सर्वेक्षण विभाग नहीं है। अब 3 को दिया रहेगा, एगो अलग दे देगा, ठीक है, तो इसको रट लीजिए, वनस्पति वाला, प्राणी वाला और पुरातात्विक मतलब तो पुराना सामान, ठीक है, मानव शास्त्रीय मतलब इंसान वगैरह का बजाने के लिए, और वन सर्वेक्षण मतलब जंगल के बारे में, ठीक है। ये सब के बारे में क्या था, सर्वेक्षण विभाग बना हुआ था, है ना। इससे क्या हो रहा था, तो ऐतिहासिक स्रोत हमारे मिल रहे थे, ऐतिहासिक स्रोत, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से ऐतिहासिक स्रोतों की जानकारी के लिए निम्न में से कौन सा सर्वेक्षण नहीं है, ठीक है। अभी 3-4 को दे देगा और एगो उसमें कुछ और दे देगा, ठीक है। अब नीचे लिखा 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना शुरू। अब ये जनगणना का कहानी सुन लो पहले, सबसे पहले भारत में जनगणना करने की शुरुआत हुई थी 1872 में। कब हुआ था भैया, 72 में। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड फॉर्ड मत बोलना, सब मेयो खाली बोला, अंग्रेजों से उनको लॉर्ड बोलने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो मेयो, ठीक है, तो मेयो जो था ना, ये शुरू किया जनगणना करने का। जनगणना मालूम है ना भैया, जनगणना आप सभी को पता है हर 10 साल पे होता है। तो ये 1872 में शुरू किया, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। ओरिजिनली सक्सेसफुल हुआ 1881 से। जो भारत में आज़ादी से पहले 1881 से सबसे पहले है ना जनगणना बढ़िया तरीका से मतलब संपूर्ण तरीका से हुआ तो 1881 में। यह इसी समय से फिक्स कर दिया कि हर एक 10 साल में जनगणना होगा। और आज़ादी के बाद पूछा जाएगा पहली जनगणना तो 1951 में हुआ था, 51 में, ठीक है, 1951 में पहली जनगणना हुआ था, ठीक है। और अभी पूछेगा वर्तमान समय में कौन सा जनगणना हुआ, तो 2021 वाला जनगणना हुआ है, ठीक है। आगे चलिए, आगे चलते हैं, उसमें देखते हैं लिखा हुआ मुंशी प्रेमचंद्र का रचना। भैया मुंशी प्रेमचंद्र के 3 किताब है, गबन, गोदान और कफन। इसके बारे में डिटेल में आगे 2-4 चैप्टर के बाद आएगा, ठीक है। उसमें बताऊंगा कि गबन के बारे में क्या है, गोदान के बारे में क्या है, कफन के बारे में। बस इतना जान दो, गबन, गोदान, कफन किसका किताब है, तो मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। किसका है, तो गबन, गोदान, कफन मुंशी प्रेमचंद्र का है, ठीक है। आगे ये इसमें समाज के बारे में बताए हैं, ये मतलब बहुत अच्छी तरीके से उसमें लिखे हुए हैं, बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में समझाए हुए हैं कि आज़ादी का मतलब आज़ाद हम तो देश हो ही जाएगा, अंग्रेज तो भाग ही जाएगा, लेकिन समाज में जो ये नेतवन है सब, अच्छा ये जमींदार वमीदार है जो मतलब निठल्ला टाइप के है, सब ठूस रहा है सब बैठ के और लोगों को परेशान कर रहा है, इससे आज़ादी हमें कब मिलेगा। तो बहुत ज़बरदस्त कहानी लिखे हैं गबन, गोदान और कफन में, आगे बताएंगे उसमें, ठीक है। यहाँ देखिएगा तो करीब 200 साल पहले कैमरे का आविष्कार हुआ था, और उस कैमरे का आविष्कार से कैमरा जो बना था फोटो खींचने वाला है ना, तो उससे पहला बार किसी मुगल बादशाह का फोटो खींचा गया था, बहादुर जफर का, और पहली बार खींचा गया और अंतिम वही मुगल बादशाह था। उसके बाद से खत्म में मरिए गया बेचारा। तो मतलब मुगल बादशाह, उससे पहले जितने भी मुगल बादशाह के फोटो है वो बनाया गया है, चित्रकारी है, लेकिन कैमरा से फोटो खींचा गया किसका, पगला का। देखना यहाँ पर फोटो मिलेगा, देखो ये बुढ़ऊ का फोटो यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसी पगला का फोटो खींचा गया था, कब है ना, कब फोटो खींचा गया, तो भैया यहाँ पर लिखा हुआ 1850 के दौरान में खींचा गया था कैमरे से, ठीक है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि रंगूल जेल में ये मर गए थे, इनको पकड़ के अंग्रेज लेकर चला गया था। लो जब हम उसको पढ़ाएंगे कौन सा आपको 1857 की क्रांति, तो उसमें बताएंगे इनको टांग के लेकर चल जाएगा सर, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जवाहरलाल नेहरू आते हैं भैया हम लोग के एरिया में, बिहार में आते हैं घूमने के लिए। बिहार में सबसे पहले पहुंचते हैं छपरा में, देख लो कितना मजेदार चीज़ है। पहुंचते हैं छपरा में, कहाँ पहुंचते हैं भैया, तो छपरा में पहुंचते हैं। छपरा में पहुंचते हैं ना, तो छपरा जिला के लोग 31 मार्च के दिन ही पहुंचते हैं छपरा स्टेशन। वहां पर 400 कार्यकर्ता और उनके संग संग थे महमूद, देखना डॉक्टर महमूद थे, और 400 कार्यकर्ता स्वागत करते हैं, ठीक है।
कब पहुंचते? 31 मार्च को। और 31 मार्च को वहां पहुंचते और वहाँ एरिया में घूमते हैं और 31 मार्च के रात में निकल जाते हैं कहाँ के लिए? बेतिया के लिए निकलते हैं। और बेतिया में देखिए लोग कितना ज़्यादा फुर्सत में बैठा था कि 20,000 लोग उनका स्वागत करता है। देखिए बेतिया के लोग दिल खोल के स्वागत करता है सर ना। तब बेतिया में पहुंचते 31 मार्च के रात में पहुंचते हैं, छपरा से पहुंचते हैं बेतिया में, ठीक है, बेतिया में ही पहुंचते और 20,000 लोग इनका स्वागत करता है। बहुत जबरदस्त स्वागत हुआ, ज्वाला गच हो गए, एकदम गदगद हो गए कि बेतिया के लोग देखिए कितना स्वागत किया, ठीक है। ये सब आए थे कि नमक कानून तोड़ने के लिए, बताने के लिए कि भैया नमक कानून जो है आप सब है ना यहाँ भी लागू कीजिए वगैरह, है ना, कि जैसे गांधी जी वहाँ मतलब अहमदाबाद में डांडी मार्च पर निकले हैं नमक कानून तोड़ने के लिए, अब भी यहाँ पर शुरू कीजिए। जवाहरलाल नेहरू हमारे बिहार में पहुंचे, छपरा में पहुंचे तो 400 लोग उनको सपोर्ट किया, डॉक्टर महमूद भी सपोर्ट किए। छपरा स्टेशन में बेतिया पहुंचे तो 20,000 लोग सपोर्ट किया। कब पहुंचे? 31 मार्च के रात में, ठीक है, 31 मार्च के रात में हमारे यहाँ पहुंचे। उसके बाद से फिर मोतिहारी चले गए, मोतिहारी गए वो कार से, उसके बाद सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सारण जिला में गए। सर ना 3 अप्रैल को सारण जिला में पहुंचे और वहां पर चौकीदार से बोले कि भैया चौकीदारी छोड़ दो। भारतीय लोग चौकीदार थे, ठीक है, उनसे बोले कि चौकीदारी छोड़ दीजिए और आप चौकीदारी छोड़ के नमक कानून में है ना सहयोग कीजिए हम लोग को। तो चौकीदारी छोड़ने के लिए आग्रह किए, किससे? भारतीय लोगों से। कब? सारण में किया 3 अप्रैल को, ठीक है। आगे आते हैं तो ये सब उस सुबह का अखबार वगैरह है जो हम लोग को तो खुद साफ दिख नहीं रहा है, तो हम लोग क्या बताएंगे इसमें, ठीक है। मैंने देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, बहुत बढ़िया है, महात्मा जी के नमक कानून तोड़ डाला, महात्मा जी ने नमक कानून तोड़ डाला। देखो एक ही में सब लिखा हुआ है, ठीक है ना। पहले उसी तरह था, उतना गैप करके लिख पाना संभव ही नहीं था। यहाँ देखो कितना जबरदस्त, बिहार सत्याग्रह समाचार आ गया। इतना भी हम लोग के पास टाइम नहीं है कि इसको देखा जाए। ये भी लेटर है, गांधी जी का लेटर है, कोई खास इसमें नहीं है। यहाँ पर है ना, यहाँ पर सिर्फ एक खास चीज़ है, लेटर लिखे थे गांधी जी इरविन को, बोले थे कि भाई साहब नमक कानून जो है इसको मतलब नमक पर टैक्स हटा दो, वरना हम 11 तारीख को हम क्या करेंगे, नमक कानून तोड़ देंगे, साबरमती आश्रम मतलब डांडी मार्च करेंगे और डांडी तक पहुंचेगा, नमक कानून तोड़ देंगे। नहीं माना इरविन, तो 12 मार्च को शुरू कर दी गांधी जी। याद रखिएगा नमक जो है सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? डांडी मार्च मतलब 12 मार्च से शुरू हुआ था और 12 मार्च से शुरू हुआ था और क्या बोलते हैं 6 अप्रैल तक चला था। 6 अप्रैल तक कितना दिन हो गया? टोटल 24 दिन हो गया था, सर ना। कितना बड़ा उनका संग गया था? तो 79 लोग उनके साथ में गया था, 79 अनुयायी साथ में गया था लोग। 241 या 44 देता है मील तक ये दूरी तय किए थे, 241 या 244 ऐसे देता है, ठीक है। आगे आएगा, इसमें डिटेल से समझेंगे, ठीक है। आगे आइए, समय के साथ परिवर्तन, ये क्या लिखा है भैया? तो समय के साथ परिवर्तन। अब समय के साथ धीरे धीरे भारत में परिवर्तन होने लगा। यहाँ देखेंगे इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखा है, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कौन आता है? तो आता है बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान और मालदीव आता है। लेकिन देखो ध्यान से, जब एनसीईआरटी का बुक हमने देखा तो उसमें देखा क्या पाया कि भारतीय उपमहाद्वीप जब बोल रहा था, देखो उपमहाद्वीप मतलब क्या होता है, देखो मान चलिए हम लोग का ये भारत हो गया, ठीक है, मान चलो भारत हो गया, यहाँ पर वर्तमान में क्या है? पाकिस्तान है, ठीक है। इसके बगल में एक पहाड़ है, यहाँ पर इस पहाड़ का नाम है आराकामयोमा पर्वत। कौन सा भैया? आराकामयोमा पर्वत। इसको कलर बदल के थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझे। यहाँ पे एक पहाड़ है, इसका नाम है आराकामयोमा पर्वत, ठीक है ना, सॉरी हिंदुकुश पर्वत। देखो दिमाग में आ रहा है हिंदुकुश, अब बोल रहा हूँ आराकम, हिंदुकुश तो आराकम गया तो यहाँ पर आ जाएगा, म्यांमार में आ जाएगा, ठीक है। आराकम पर्वत यहाँ और बीच में है कौन सा? हिमालय पर्वत। कौन सा? हिमालय पर्वत। तो इसके बीच में क्या हो जाता है हम लोग का? पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सारी एरिया आ जाता है। तो इसको बोलते हैं भारतीय उपमहाद्वीप, मतलब ऐसा जगह जो चारों ओर से अलग है। और नीचे किससे अलग है? तो नीचे अलग हम लोग का ये महासागर, तीनों तरफ से आप सभी को पता है, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और नीचे अरब सागर, है ना, तीनों तरफ से अलग है ना। तो ये चारों तरफ से भारत क्या हो गया? अलग हो गया। अब भारत अकेले अलग नहीं हुआ, भारत अपने संग संग पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, नेपाल, भूटान, इस सब एरिया को अलग कर लिया। इसलिए भारतीय उपमहाद्वीप इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया? भारतीय उपमहाद्वीप। तो इसमें कारण है कि मालदीव भी सम्मिलित है, लेकिन एनसीईआरटी में जब मैंने पढ़ा था तो उसमें मालदीव नहीं था, सिर्फ था क्या? बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, बस यही था, ठीक है। यही सब अलग हुए क्योंकि इसका लॉजिक भी बनता है। देखो बांग्लादेश तो नीचे है, लक्षद्वीप के नीचे हो जाता है, लक्षद्वीप से और नीचे हो जाता है, तो लक्षद्वीप और ऐसे भी बांग्लादेश के बीच में कितना डिग्री के चैनल का अंतर होता है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। जब ज्योग्राफी के सेशन पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुत डिटेल्स उसको भी बताऊंगा, ठीक है। तो म्यांमार को और श्रीलंका को, जो म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा, याद रखिएगा, और श्रीलंका का नाम था सिलोन, ये 1937 ईस्वी में क्या किया? अंग्रेजों ने सब इसको आज़ाद कर दिया। कब कर दिया? 1937 में, ठीक है। अब आगे आते हैं, नीचे देखते हैं, है ना, बलूचिस्तान, सिंध, पश्चिम पंजाब और पूर्वी बंगाल देख चलेगा। अब क्या हुआ ना कि भारत से पाकिस्तान अलग हुआ ना, तो ले गया बलूचिस्तान को, सिंध को और पश्चिमी पंजाब को और पूर्वी बंगाल को भी लेकर चला गया, ठीक है। इस सब एरिया उसके मतलब कब्जे में चला गया। आगे चलेंगे तो 1912 ईस्वी में क्या हो रहा है? तो 1912 ईस्वी में बिहार से बंगाल अलग हो जाता है। देखो क्वेश्चन पूछेगा बिहार से बंगाल अलग कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1912 को। उसके बाद बंगाल से, बिहार से उड़ीसा भी अलग हो जाता है 1 अप्रैल 1936 को। यहाँ लिखा है 1936, लेकिन 1 अप्रैल, इसमें भी 1 अप्रैल, इसमें भी 1 अप्रैल ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ। अब 15 नवंबर का क्यों हुआ भैया? तो बिरसा मुंडा का 15 नवंबर को जन्म हुआ था, 15 नवंबर 1874 को, स्वर्णम, इसी वजह से, है ना, 15 नवंबर को बिहार से झारखंड अलग हो गया,
ठीक है, ये सारी चीज़ होगी कहानी पहले चैप्टर की। यहाँ आएंगे तो देख सकेंगे पहले बिहार और झारखंड अगर सम्मिलित रूप से था तो पूछेगा बिहार और झारखंड सम्मिलित रूप से उत्तर में कौन सा जिला था, तो उत्तर में था पश्चिमी चंपारण। अगर पूछेगा पूरब में तो किशनगंज, पश्चिम में पूछेगा तो यहाँ देखेंगे है ना लिखा हुआ कौन सा जिला, गढ़वा जिला, ठीक है ना, गढ़वा या पलामू, ठीक है। और पूछेगा दक्षिण में, तो अगर पूछेगा दक्षिण में झारखंड सहित तब पश्चिमी से ही हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर में। पहले नंबर क्वेश्चन कर रहा है पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य होता है अधिक से अधिक क्या कमाना, भैया मुनाफा कमाना था, पैसा कमाना। 15वीं शताब्दी में एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई जिसे पुनर्जागरण कहा गया। 15वीं शताब्दी में पूछेगा 15वीं शताब्दी में कौन हुआ था, तो पुनर्जागरण हुआ, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि मशीनों से वस्तु का उत्पादन क्या कहलाता है, मशीनीकरण कहलाता है, ठीक है। अब घ नंबर है कि डैश में से सरकारी दस्तावेज सुरक्षित रखते थे, कहाँ रखते, अभी हम लोग पढ़े अभिलेखागार में। समय के साथ देश और राज्य की क्या हुई, भौगोलिक सीमा बदलती गई, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं दूसरे चैप्टर में, आते हैं दूसरे नंबर चैप्टर। देखो समय लगेगा, लेकिन ये बात है कि आपको अगर मज़ा आ रहा होगा तो आप लाइक कर सकते हैं है ना वीडियो को, और सब्सक्राइब कर सकते हो अगर नए बच्चे होंगे तो, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पास शेयर कर सकते हैं, ठीक है। कैसा क्लास लग रहा है जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखो समय लगेगा, लेकिन भाई साहब आज इसको हम लोग खत्म कर आएंगे, ठीक है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। आप अगर आपके पास समय है तो इसको है ना देखिए, इतना विश्वास है कि भाई साहब जब पढ़िएगा तो आपको खुद एक अलग एनर्जी मिलेगा, बहुत जबरदस्त तरीका से, ठीक है। चैप्टर नंबर 2, भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। लिखा है कि औरंगजेब की मृत्यु हो जा रही है 1707 में, लेकिन चोकड़वा का सही मामले में पूछा जाएगा कि कब मृत्यु हुआ, तो इसका मृत्यु हुआ था 3 मार्च। कब, 3 मार्च 1707 को, 3 मार्च 1707 को औरंगजेब मर जाता है। बराबर क्वेश्चन पूछता है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, तो 1707 में, लेकिन कब हुआ था, 3 मार्च 1707 में। कितना उम्र में मृत्यु हुआ था मालूम है, 88 साल का बूढ़ा आ गया था, तब मरा था, ढेर दिन मरा था, इतना नहीं है कि जल्दी मर गया था, ठीक है। आगे आइए, नीचे लिखा हुआ है कि 15वीं शताब्दी के आसपास यूरोपवासी जो आते थे भारत में, किस सागर से क्या कहते थे, बहुत इंपॉर्टेंट पूछेगा। यूरोपवासी भारत में आते थे कौन से सागर को पार करके, लाल सागर से क्या आते थे, ठीक है। बाद में वहीं पर स्वेज नहर बनेगा, याद रखिएगा, लाल सागर से होकर भारत में प्रवेश करते थे, ठीक है। आगे आइए, यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है कि पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा भारत में आता था, अभी बता दिए, वास्को डी गामा भारत में आया था 1497 में, कब, 20 मई को, ठीक है। कब आया था, किससे आया था, पिछले ही अभी तुरंत बताया, उत्तर महासागरीय जिसका खोज कर दिया था कौन, बार्थोलोम्यू डियाज, ठीक है, उसको खोज कर दिया था। उसी रास्ते से वो कालीकट बंदरगाह पहुंचा, और कालीकट बंदरगाह पहुंचा जहां राजा जमोरिन उनके स्वागत कर दिए बहुत ज़्यादा, और यहाँ से मसाला लेके गए और 60 गुना उसको मुनाफा हो गया, इससे बहुत ज़्यादा उसको फायदा हो गया। बाद में ये कालीकट, गोवा, दमन दीव, हुगली आदि पर बना कि व्यापारी कोठी खोल लिए, कौन, पुर्तगाली वाला, ठीक है। आगे आते हैं, आगे लिखा हुआ है कि इसके अलावा कौन कौन आया, तो हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, डेनमार्क, ये सब कंपनी आएगा, धीरे धीरे सबके बारे में एक एक करके समझा जाएगा। और इनमें से एक कंपनी कौन था, इंग्लैंड वाला, जो 200 सालों तक शासन करेगा, चुट्टा था ये बहुत बड़ा, ठीक है। अभी यही ईस्ट इंडिया कंपनी पूछ रहा था 31 दिसंबर 1600, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, है ना। ये 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही है। कहाँ में हो रही है, लंदन में हो रही है, याद रखना, भारत में नहीं, लंदन में इसकी स्थापना हो रही है। और इस पर मुहर कौन मार देती है कि जाओ है ना बिजनेस करो, महारानी एलिजाबेथ। पूछेगा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस महारानी द्वारा किया गया, तो महारानी एलिजाबेथ द्वारा किया गया था। और ये सबसे बड़ी बात है क्या ना, ये 15 साल के लिए एकाधिकार लिया। अब एकाधिकार मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि ब्रिटेन से दूसरी कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति भारत में व्यापार करने नहीं आएगा 15 साल तक। 15 साल तक हम ही लोग कब्जा करके रखेंगे लोग। और ये लोग का 15 साल छोड़िए, 15 साल से बढ़ाते 1857 तक, जब तक 1857 क्रांति नहीं होगी तब तक इन लोग का ताकत था कंपनी का। ब्रिटेन नहीं आया था भारत में कब्जा करने के लिए, अंग्रेजों की एक कंपनी आया था जो एकमात्र कंपनी भारत में पूरी तरह से राज करता था, समझ रहे ना, 1857 तक। बाद में 1857 क्रांति के बाद जो वहाँ की रानी थी, उसके बाद वो पूरी तरह से इंडिया को क्या की, अपने कब्जे में ले ली कि अब महारानी यहाँ से कंट्रोल करेगी, मैंने ब्रिटेन कंट्रोल करेगा। पहले कंपनी शासन करता था, याद रखना। तो कंपनी की स्थापना कब हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को स्थापना हो गई थी। भारत में बहुत बाद में आएगा, 4-5 में पूछेगा, 8 में तो आएगा यहाँ पर सूरत में फैक्ट्री खोलने के लिए। तो 1600 में ही इसकी स्थापना हो गई थी। कहाँ, लंदन में। किसने किया था, तो महारानी एलिजाबेथ ने किया था, मतलब वो मोहर मार के कंपनी बनवा दी थी, और 15 साल के लिए एक अधिकार इन लोगों को मिल गया था। आगे आते नीचे देखें, सारी कंपनियों को क्या चाहिए था भारत से, भारत से चाहिए था भैया सूती कपड़ा, रेशम, मलमल, नील, सोरा, यही चाहिए था। सूती कपड़ा काहे के लिए जरूरत है, देखो वो लोग ठंडे प्रदेश में थे तो उनको तो ऊनी कपड़ा ज़्यादा जरूरत था, सूती कोई खास जरूरत था नहीं। लेकिन सूती क्यों ले जाते, सूती था आरामदायक, मुलायम। वो ऊनी कपड़ा का भीतर में क्या करते थे ना, सूती का अस्तर लगाते थे कि पहनने में तेरी मजा है, बहुत छोटा था लो, ठीक है ना, समझ रहे ना। तो सूती कपड़ा इसलिए वो चाहते थे। उसके बाद से रेशम, मलमल, है ना, नील, सोरा, इस सभी चीज़ की जरूरत उनको पड़ता था, ठीक है। और खासकर मेन था कि भाई फ्री में कोई चीज़ मिले, तो फ्री में तो लोग कहता है मतलब कुछ मिल जाता है लोग लेकर चल जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत में तो बिजनेस करने आए थे, लेकिन बाद में ये फ्री के लालच में सब चीज़ यहाँ पर और आने लगे। मसाला वगैरह यहाँ से ले जाते थे, ठीक है।
आगे नीचे देखिएगा तो वाणिज्यवाद लिखा था। वाणिज्यवाद का मतलब होता है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी भी एरिया में अपने मतलब व्यापार को बढ़ाना, व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाना। तो वाणिज्यवाद मतलब अपने लाभ कमाने के उद्देश्य से अपने व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाना। देखो सोरा बारूद बनाने में, सोरा का उपयोग किस काम में होता है? तो सोरा बारूद बनाने में काम आता है। पूछेगा सोरा किस काम में उपयोग होता है? तो बारूद बनाने में काम आता है। ठीक है, देखो अगर कमेंट करके बताइए कि भाई साहब कि ये जो हेडलाइन किया हूँ अगर आपको देखने में तो दिक्कत नहीं हो रहा है, थोड़ा सा अगर देखने में दिक्कत हो रहा है तो थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी बढ़ा दीजिएगा, है ना। थोड़ा सा दिक्कत होगा भाई साहब, लेकिन पढ़ लीजिएगा तो हमको लग रहा है कि बहुत फायदा करेगा, है ना। यूरोप, देखो यहाँ जो लिखा हुआ है, यूरोप की कंपनियां मुख्य रूप से सोना और चांदी लेकर भारत में सामान खरीदते। देखो ये लोग शुरुआत में भारत में सामान खरीदते थे ना, तो पता है क्या चीज़ खरीदते थे? सोना चांदी लेकर आते थे यूरोप से, और क्या करते थे हमारे देश में सोना चांदी देते थे और उसके बदले सामान लेकर जाते थे। तो भारत के लोग को तो फायदा ही होता था क्योंकि बहुत ज़्यादा सोना चांदी हम लोग देश में होने लगा। ठीक है, इससे छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, शुरुआत में बहुत फायदा होता था, लेकिन बाद में ये चुट्टा सब दिमाग लगाने लगा। काहे दिमाग लगाने उसका भी बताएंगे रीजन, क्योंकि इनके देश से व्यापार करते करते सोने चांदी खत्म हो गया। ये सोना चांदी लाते थे, हम लोग देश से सामान लेकर जाते थे, धीरे धीरे इनके देश का पूरा सोना चांदी खत्म हो गया। तो वहाँ के लोग हल्ला करने लगे, अब ना देते हो सोना, अरे तुम सामान लाना तो लाओ, तो सोना हम नहीं देंगे। ब्रिटेन सरकार भी बोलने लगा सोना नहीं जाएगा यूरोप से, अब कुछ दिमाग लगा। तो ये सोचा लो सोना नहीं आएगा तो सामान कैसे कर देंगे? ये काम करते हैं, पकड़ के इन्हीं लोगों को पीट पाट के, मतलब इंडिया लोगों को, है ना, इनको कब्जा कर लेते और इन्हीं से मतलब खेती करवाएंगे, काम करवाएंगे, सामान निकलवाएंगे और फिर बाद में इन्हीं लोग से बेच देंगे, फिर ये में काम करवा लेंगे। ठीक है, इन्हीं लोग से टैक्स लेंगे सर, मतलब रंगदारी टैक्स, बाद में ये रंगदार बन जाएगा सब, देखना धीरे धीरे व्यापारी से रंगदार बन जाएगा सब। आगे चलो, इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य मुकाबला सीधे फ्रांस के था। अभी बोले कि शुरू में बताएं, फ्रांस और इंग्लैंड यही दो बड़ा ताकतवर था ये सब, मतलब भारत में कब्जा करने के लिए। चाहे किसी भी देश में जाता था लो तो यही दोनों लड़ता था लो कि हम कब्जा करते हो तो हम कब्जा करते हो। देखो यहाँ लिखा है कि सूरत में, मसूलीपट्टनम में, हुगली में, पटना में, कासिम बाजार में, सब जगह उन्होंने फैक्ट्री बैठाया। तो पूछेगा सूरत में कब बैठाया था? तो याद रखिएगा ये सूरत बैठाया था 1608, लेकिन यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ था। देखो यहाँ पे एक लॉजिक है, सूरत में 1608 ईस्वी में कंपनी बैठाने की कोशिश की है, लेकिन बीच में रोक लगवा दिया। कौन? जहांगीर। उस समय मुगल बादशाह था जहांगीर, बोले भाग नहीं बनेगा फैक्ट्री वगैरह सब, तुम ठीक से पैसा नहीं देगा लो। तो फिर यहाँ बेचारा काम छोड़ के भाग गया लोग, कहा मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में जाके 1611 में कंपनी पूरी तरह से कंप्लीट बना लिया उसको, 1611 में। लेकिन सूरत में क्या किया था, आधा बना कर छोड़ चुका था। बाद में फिर जहांगीर उसको बाद में, मतलब ये लोग बात तो मन गया होगा, कुछ घूस घास दिया होगा लोग, तो फिर आके 1613 में बना लिया लोग। कहाँ? फिर से वापस सूरत में आ गए। तो क्वेश्चन पूछता है कि ये अंग्रेज जो द्वारा था, पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई गई थी? तो पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई गई थी, लेकिन पहली फैक्ट्री चलाया कहाँ गया था? तो मसूलीपट्टनम में। मैंने पूर्ण रूप से चलाना शुरू कर दिया लोग मसूलीपट्टनम में। सूरत में लगाया था लोग, लेकिन अभी अधूरे था, चला नहीं पाया था लोग। चलाया कब लोग? सूरत वाला फैक्ट्री का काम पूरा कब हुआ? 1613 में। उससे पहले मसूलीपट्टनम फिर जाकर बना लिया। हुगली में, हुगली तो कोलकाता का जगह है, 1651 में। कब बनाई? यहाँ 1651 में। ठीक है, उसके बाद पटना में आते हैं, तो पटना में 1632 ईस्वी में क्या कहता है, डच वाला ये कंपनी खोल दिया था। कासिम बाजार में, तो जब सिराजुद्दौला के बारे में बताएंगे तब आएंगे, कासिम बाजार में आएगा लोग, जहाँ प्लासी की लड़ाई होगा, मजा आएगा वहाँ भी समझने में। ठीक है, अब देखो ये क्या है ना, फ्रांसीसियों ने क्या किया था लो, चंद्रनगर, बालासोर और पश्चिमी तट पर अपना कब्जा कर लिया था लो, और फ्रांसीसी वहाँ पर अपना क्या बना लिया था लो, अपना मतलब हेड ऑफिस बना लिया था लो। अंग्रेज भी कहला पूछे रहेगा लो, जो इस एरिया के जो नाम बोल रहे हैं ना, चंद्रपुर, बालासोर, पश्चिमी तट, ये क्या है? वर्तमान में इसको पांडिचेरी कहा जाता था। तो पांडिचेरी में फ्रांसीसी का अपना हेडक्वार्टर था। तो अंग्रेज कहला पीछे रहेगा, अंग्रेज भी थे तर, जहाँ फ्रांसीसी वहाँ अंग्रेज। अंग्रेजों ने क्या किया लो, ओकरे बगल में मद्रास में अपना बना लिया लो, मद्रास में बना लिया लो अपना किला, स्वर्णा, जिसका नाम रख दिया लो फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, ये अपना किला। तो दोनों बना रहा था लोग, पांडिचेरी में बनाया फ्रांसीसी, तो मद्रास में बना लिया अंग्रेज। ठीक है, आगे आइए, आगे समझते। 1750 ईस्वी के आसपास में एक कर्नाटक युद्ध होगा, जिसमें फ्रांसीसी और अंग्रेज का कर्नाटक युद्ध, 3 युद्ध होता है। उसको आगे उसमें डिटेल में समझा जाएगा। वरना आंग्ल कर्नाटक युद्ध उसको बोला जाता है, जिसमें फ्रांसीसी और क्या बोलते हैं उसको, अंग्रेज खूब लड़ेगा सब आपस में, पहला, दूसरा, तीसरा, वरना। तो इसमें क्या हुआ, फ्रांसीसी का हार हो गई। आगे चलिए, उसके बाद जो बंगाल जो था ना, बंगाल में या जो भी प्रांत थे पहले मुगलों के अधीन काम करते थे, लेकिन जैसे औरंगजेब मरा ना, तो औरंगजेब के बाद जितना मुगल शासक बना लो, उस सब बकलोल था, सब बकलोल छाप था लो। तो उससे मतलब जितना मिल के शासन करते थे साथ में, जैसे बंगाल मिला हुआ था, हैदराबाद था, अवध था, सब धीरे धीरे उससे अलग हटने लगा लोग। किससे? मुगल से। बोला कि तुम काम लायक नहीं है। तो सबसे पहले हटना शुरू किया, उसमें से बंगाल से जो हटा और हट के अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, उसका नाम था मुर्शीद कुली खान। तो पूछेगा बंगाल को स्वतंत्र घोषित कौन कर दिया भैया? तो मुर्शीद कुली खान। ठीक है, मतलब स्वतंत्र बंगाल की स्थापना किसने किया? मुगलों से हटके, तो मुर्शीद कुली खान। उसके बाद अलीवर्दी खान आते हैं। कौन? मुर्शीद कुली के बाद उनका अगला उत्तराधिकारी कौन होता है? अलीवर्दी खान। कब बनते बंगाल का नवाब? तो 1740 ईस्वी में। इनका जो है, इनके नाती जो हैं सिराजुद्दौला, इनकी कहानी जबरदस्त है। सिराजुद्दौला इनके नाती बाद में अलीवर्दी खान के बाद बनते हैं बंगाल के नवाब।
पहले याद रखना, स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक कौन था? तो मुर्शिद कुली खान। 1740 में कौन बनता है? तो अलीवर्दी खान। उनके नाती जी बनते हैं कब? उनके नाती जी बनते हैं कौन? सिराजुद्दौला, जिनके शासनकाल में कौन सी लड़ाई होगी? प्लासी की लड़ाई। आइए आगे देखते हैं प्लासी की लड़ाई को, ठीक है। एक अंग्रेज लेखक था, उसका नाम था एस.सी. हिल। दिमाग अगर हिल गया था, कैसे हिल गया था? जब बंगाल में आया था ना, तो बंगाल में लोगों को देखा, भैया गजब के धनिक लोग हैं यहाँ के, मतलब कितनों कमजोर लोग अपना यूरोप से ज़्यादा धनिक है लोग, इसके हिसाब से मतलब एस.सी. हिल बोल रहा था। एस.सी. हिल क्या हुआ था? इसका दिमाग हिल गया था देख के यहाँ के लोगों को पैसा दे के संपत्ति, इसी मतलब ना बोलते हैं कि हिल देख के इसको एकदम नजर लग गया कि भाई गजब संपत्ति रखा है ना। उसके बाद सेनापति रॉबर्ट क्लाइव भी था, वो भी देख के एक लेटर लिखा था अपने प्रधानमंत्री के, बाप रे बड़ी धनिक है यहाँ के लोग। अब ध्यान से देखिए, 1651 में बोले कि हुगली में फैक्ट्री लगाना शुरू कर दिया था अंग्रेजों ने अपना, और अभी पीछे ही पड़े लो हुगली में, ठीक है। अपना किला का नाम अपना रख लो, किला 1651 में जो हुगली में लगाया था ना, उसका नाम रखा लो फोर्ट विलियम। और जो जॉर्ज सेंट था ना, वो तो मद्रास में था, ठीक है। ये कहाँ है? हुगली में लगा रहा लो, क्या नाम है? फोर्ट विलियम, ठीक है। तो जो क्या बोलते हैं ना, ये सिराजुद्दौला का ना बाद में इससे दिक्कत होगा कि तुम किला क्या बना रहे हो, तुम तो व्यापारी हो, व्यापार करने आए हो यहाँ पर, तुमको किला बनाने की जरूरत क्या है? यहाँ पर आराम से बिजनेस करो, पैसा लो, अपना काम करो, जाओ यहाँ से, किला क्या बना रहे हो? तुमको अगर किसी चीज़ की दिक्कत होगी तो हमसे बोलोगे, हम अपना सेना भेजेंगे, तुम क्या बना रहे हो? पहले आज किला बनाओगे, बाद में सैनिक रखोगे, धीरे धीरे हम पे कब्जा करोगे। सिराजुद्दौला समझ रहा था, तो उसको थोड़ा सा दिक्कत होता था। अलीवर्दी खान भी समझता था, लेकिन वो सब उतना टोक नहीं पाया। सिराजुद्दौला टोकेगा, टोके कैसे? आगे ये देखते हैं सर ना। 1696 में एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट रट लीजिएगा, 1696 इसमें इनका नाम है जॉब चरनॉक। आगे देखिए, इसका नाम पहले से नोट कर दिए हैं, जॉब चरनॉक। क्या नाम है? जॉब चरनॉक। देख सकते हैं यहाँ नीचे लिखा है जॉब चरनॉक। जॉब चरनॉक क्या करते हैं? 1200 रुपया में 3 को जगह खरीद लेते हैं। कौन कौन जगह? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। गोविंदपुर, सुतानती, कालीकता। ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है। गोविंदपुर, सुतानती, कालीकता, ये तीनों जगह मिलकर कौन सा बन गया? कोलकाता। पूछता है कोलकाता जो शहर है वो किन 3 शहरों से मिलकर बना हुआ है? ये 3 गांवों से मिलकर बना हुआ है। तो गोविंदपुर, सुतानती और कालीकता, ये 3 जगहों से मिलकर बना हुआ कौन सा? कोलकाता। किसने इसका स्थापना किया था? जॉब चरनॉक। कौ रुपये में? तो 1200 रुपये में। कब किया? तो 1696 में। पूरी डिटेल दिमाग में लोड हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। 1696, 1200 रुपया, जॉब चरनॉक, गोविंदपुर, सुतानती, उसके बाद से क्या है? कालीकता। ये तीनों जगह मिलकर बन गया कोलकाता। समझ आ गया? आशा करता हूँ कि बढ़िया से समझ पा रहे हो। देखो बहुत स्लो में लेकर चल रहा हूँ, और इसको ज़्यादा मतलब छेड़छाड़ करूँगा ना, फास्ट बताना शुरू करूँगा या छोड़ छाड़ के चल जाऊँगा तब दिक्कत हो जाएगा आपको, ठीक है ना। इसको समझो कि अपने क्लास में जैसे बच्चों को पढ़ाता हूँ, थोड़ा सा उतना अच्छे से तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, मतलब कारण क्या है कि उतना अच्छे से पढ़ाने के लिए 10 घंटा हमको समय चाहिए, ये पूरी इतिहास को ख़त्म करने के लिए। 10 घंटे में इतना मज़ेदार पढ़ा दूंगा कि इतिहास को आपसे मतलब प्यार हो जाएगा, इतनी ज़बरदस्त तरीके से वो भी होगा। अभी जो मैराथन टाइप का हो रहा है ना, फिर कुछ दिनों बाद है ना, जस्ट एग्जाम बच्चों को खत्म हो जाएगा। जैसे बिहार बोर्ड का बच्चों के एग्जाम 16 या 17 से शुरू होने वाला है, तो उनको लिए मैं क्लास में अपने क्लास में कंप्लीट करा दिया हूँ सिलेबस। तो एक तरह से मैराथन क्लास उन लोगों को यूट्यूब पर डाल रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे बीच में एब्सेंट वगैरह थे, तो उनके लिए एक फायदेमंद हो जाएगा, रिवीजन बढ़िया से हो जाएगा, ठीक है। और जब फिर नया सेशन शुरू होगा ना मार्च के बाद से, है ना, नए सेशन में आएंगे, तो उसमें देखना बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगा। एक चैप्टर को 1 घंटे में पढ़ाऊंगा, बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा, मजा आएगा उसमें पढ़ने में, ठीक है। अब देखो नीचे लिखा हुआ है कि मुगल सम्राट फर्रुखसियर, यो मुगल सम्राट था फर्रुखसियर, ई पगला था, एकरा था बीमारी, समझ रहे ना। अभी बीमारी का इलाज कर देता अंग्रेजों ने इलाज कर देता, मतलब खुशी होके ये क्या किया, बंगाल का दीवानी दे दिया, उड़ीसा का दे दिया, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये तीनों जगह का, उसमें तब एक ही था, बंगाले था, सिंपल समझो, बंगाल दे दिया, यानी उड़ीसा बिहार उसी में था। तो बंगाल की दीवानी दे दी। दीवानी मतलब होती क्या है कि भैया जाओ और दीवाना बन जाओ, वहाँ जितना लूटना लूट लो। सिंपल मतलब क्या है कि ये फर्रुखसियर अंग्रेजों का हाथ में सौंप दिया बंगाल को कि आप जाइए बिजनेस कीजिए, फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हमको क्या कीजिएगा, 3000 रुपया वार्षिक रुपया दे दीजिएगा। 3000। अब हमको लोग लगेगा 3000 रुपये कितना कम है, बाप रे, ओबरा खातिर ढेर था भाई, ऐसे मत समझो। नैका बच्चन पढ़ रहा है तो 3000 में दे दिया। एक बार क्लास में बोले तो बच्चा का दुकान है 3000 में, सर 3000 में कहाँ होगा, 3000 ढेर था ओबरा, थे असल बात थोड़ी है। आगे आइए, अब ये बंगाल को दे दिया ना फर्रुखसियर तो दे दिया, लेकिन बंगाल का कौन शासक था? अभी हम बताएं कि उस समय अलीवर्दी खान, मुर्शिद कुली खान ही शुरू कर दिया था, स्वतंत्र बंगाल बना लिया था। तो इस सिराजुद्दौला को, अलीवर्दी खान को पसंद आएगा? नहीं पसंद आएगा। वो बोलेगा भाई तू कैसे फर्रुखसियर से ले सकता है, बंगाल स्वतंत्र है। और फर्रुखसियर लिख के दे देगा कि बंगाल पर जाइए, कब्जा कर लीजिए। आज जानबूझ के फर्रुखसियर लिख के दिया था, चुट्टा था, देखा कि वहाँ के नवाब जो है ना अपने आप को अलग रख रहा है सब, तो इसीलिए दे दिया अंग्रेजों को, जाओ। अब अंग्रेजों तो थेतर था लो, अंग्रेजों का किया लो, कहा सब कि आप लिखे ना महाराज, लिख दीजिए, बाकी तो हम तो फरिया ही लेंगे बंगाल के नवाब लोग से। तो ये सब खिसिया गया लो। लेकिन दिक्कत क्या था कि बंगाल के पास जो सिराजुद्दौला जो शासक था, नवाब था, वो कमजोर नहीं था। अंग्रेज ऐसा नहीं है कि उसको हरा देते। तो अब षड्यंत्र रचना शुरू किए। षड्यंत्र में देखिए क्या करते हैं,
अमित चंद्र और जगत सेठ, अमित चंद्र और जगत सेठ, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है बिहार के एग्जाम में। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो जाइएगा, मिल जाएगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। अमित चंद्र और जगत सेठ ये दोनों गोला का किया मीर जाफरा से मिल गए। मीर जाफरा कौन था? तो मीर जाफर सेनापति था। जाफर को झापड़ से याद रखो, ठीक है ना, मैंने झापड़ खाने वाला काम किया था। क्या किया था? सिराजुद्दौला को धोखा दिया। सिराजुद्दौला का सेनापति था। और ये मीर जाफर यानी झापड़ जो था, अमित चंद और जगत सेठ दो जना व्यापारी से मिला। ये तीनों गोला मतलब गोलबंजी हुआ और दोनों गोला बतियाया, तीनों गोला बतिया लो और बतिया का अंग्रेज के संगे मिल गया लो। मिलने के बाद क्या किया लो? लालच दिया अंग्रेजों का मीर जाफर को, ये झापड़ा को, कि तुमको क्या करेंगे, बंगाल का नवाब बना देंगे, सिराजुद्दौला को मार दो। अब भैया सिराजुद्दौला को कैसे मार देंगे? इतना आसान थोड़ी है कि सिराजुद्दौला को मार देंगे। सिराजुद्दौला से लड़ाई लड़ने के लिए उकसाया गया कि तू लड़ने आओ। सिराजुद्दौला भाई सब को खुद रहा होगा तो उस नवाब है जो करेगा लड़ने के लिए। अब लड़ने आ गया, कहाँ हुआ भाई? तो आ गया ये, याद रखिएगा, कासिम बाजार में। कहाँ आता है? याद रखिए, कासिम बाजार में लड़ाई करने के लिए आता है। कितना सेना लेके आता है? 30,000। एक बार अपने एग्जाम मतलब क्लास में बच्चों को टेस्ट में पूछ दिए थे कितना सेना, तो लेकिन का कितना सेना याद ही नहीं था। तो 30,000 सेना लेके आया था, ठीक है, सिराजुद्दौला, ठीक है। कहाँ लेके आया था? तो कासिम बाजार में लेके आ गया, ठीक है। वहाँ पर उसने फैक्ट्री पर हमला बोल दिया और हम फैक्ट्री वगैरह जो बना रहा था, जो विलियम फोर्ट था, उस किला को कब्जा कर लिया, ठीक है। कब्जा करने के बाद क्या किया है ना, अब अंग्रेज तो बैठल रहेगा नहीं। अब रॉबर्ट जो क्लाइव थे, याद रखिए, नाम रखिए, याद रखिए, रॉबर्ट क्लाइव। पूछेगा प्लासी के युद्ध में किसके किसके बीच लड़ाई हुई, तो प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। कब हुआ था? तो याद रखिएगा 23 जून 1757। 23 जून 1757। अब ये 23 जून की याद करने का तरीका क्या है? 2-3 सर ना, 2-3 सर ना, 2-3 क्या याद रखना? जैसे तीन गुड़ा का भी कहानी बताया है ना, तीन गुड़ा कहानी, जगत सेठ, अमित चंद्र और कौन था? मीर जाफर, ठीक है, मीर जाफर, है ना। ये तीनों गुड़ा था, सब मिला था। और दो के बराबर कौन था? सिराजुद्दौला, है ना, सिराजुद्दौला, सर ना। तो सिराजुद्दौला जो था इधर से था और वो तीन गुड़ा मिल गया था। लो ये बात सिराजुद्दौला थोड़े जानता था कि हमारा मतलब सेनापति वो मिल गया। सेनापति के धोखे की वजह से क्या हुआ? मीर जाफर गया मर। अब भैया बंगाल का नवाब कौन बनेगा? तो बन गया मीर जाफर। यही शर्त तय हुआ था, तो मीर जाफर बन गया। अब यहाँ देखिएगा तो एक हेडिंग लिखा, बहुत ही जबरदस्त चीज, पलासी, है ना, पलासी की लड़ाई। अब वो जगैया पलासी जो है, ये पलासी नाम कैसे पड़ा? तो एक फूल है, फूल का नाम है पलासी। क्या नाम है? फूलवे का नाम है पलासी, जो बहुत ही खूबसूरत फूल होता है, समझ ना, लाल रंग का फूल होता है, गुलाल इससे बनता है। गुलाल, अबीर गुलाल नहीं होता लगाने वाला, वही तो गुलाल बनता है। अब पूछ देगा पलासी जो है नाम, सॉरी, किसके नाम पर पड़ा है ना, पूछेगा पहाड़ के नाम पर, नदी के नाम पर, फूल के नाम पर, या पूछ देगा कि किसी आदमी के नाम पर, है ना। तो किसके नाम पर पड़ा है? तो भैया फूल के नाम पर पड़ा है। पलासी फूल क्या है? पलासी का असली नाम क्या था? फलासी नाम था, ठीक है, फलासी नाम था पलासी का, ठीक है। ये नाम बिगाड़ के बाद में पलासी कर दिया गया। पलासी है क्या? तो पलासी एक फूल है, ठीक है, याद रखना। पलासी जो क्या है? फूल के कारण, ठीक है, पलासी कहा जाने लगा। और ये फूल जो है किस रंग का होता है? लाल रंग का, खूबसूरत। क्या उपयोग होता है? तो गुलाल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, समझ आ गया। जिसका होली में यही रहा, होली उसी में इसका उपयोग होगा, ठीक है। अब सिराजुद्दौला मर गया, कहानी खत्म, मीर जाफर बन गया, अब बंगाल का क्या? नवाब बन गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक चीज लिखा हुआ, 57 में ये लड़ाई हो रहा है, 1757 में, 23 जून 2-3 जून 1757, ठीक है। तो सोरे ना, उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पूछेगा कौन था, तो देखो जब नाम दिया है बुक में तो कंफर्म पूछ सकता है। पूछेगा 1759 ईस्वी में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो विलियम पिट। देखो पिटाई वाले कहानी पढ़ रहे लो, विलियम पिट रॉबर्ट क्लाइव को बोला कि जाकर सिराजुद्दौला को पिटो। तो 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई हुई 23 जून 1757 में, सोरे ना, जिसमें सिराजुद्दौला को सही में पिटाई हुआ और मर गया, ठीक है। आगे आइए, आगे समझते हैं, देखते हैं। यहाँ पर लिखा मीर जाफर को हटा के बाद में उनके दामाद मीर कासिम को बना दिया। अब देखो हुआ क्या कहानी, हुआ क्या कि मीर जाफर तो बन गया, मीर जाफर तो बन गया कहाँ? बंगाल का नवाब। लेकिन बंगाल का नवाब बनने के बाद कुछ दिन के बाद क्या हुआ ना कि अंग्रेज का, तो ये तो गुलाम था, अंग्रेज का मतलब क्या बोलते हैं ना, कठपुतली था, उसके इशारों पर काम करता था, क्योंकि अंग्रेज ही उसको बनाए थे। बाद में इसको महसूस हुआ कि हम गलती कर दिए हैं, अपने ही राजा को मार दिया, अपने ही नवाब को मार दिए हैं। ये बात अंग्रेजों को भनक होने लगा। और उधर उसके जो दामाद था ना, दामाद भी अंग्रेजों से उसकाता था, बोलता था कि हमारे ससुर जी कितना पैसा आपको देते हैं, मतलब अंग्रेज को घूस में कितना देते हैं, तो बोला से इतना देते, ये बोला कि हम ज़्यादा देंगे। तो मीर जाफर को हटा के किसको बना देता है लो? अंग्रेज को तो पैसे चाहिए किसी से भी, बना देते उसके दामाद मीर कासिम को। लेकिन मीर कासिम कोनो बकलोल था नहीं, जानबूझ के बनता कब है? याद रखना 1760 लिखा हुआ, 1760 में। तो क्वेश्चन पूछेगा मीर जाफर के बाद उसके दामाद मीर कासिम कब बंगाल का नवाब बनता था? 1760 में। जैसे बनाना था क्या किया? अपनी राजधानी बदल दिया। बंगाल की उसमें राजधानी कहाँ थी? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद से उठा के लेके चल गया मुंगेर, देखना आगे होगा, कहाँ लेके चल गया? मुंगेर। अपनी राजधानी कहाँ बदले? तो भैया तो मीर कासिम क्या किया? मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके चल गया अपनी राजधानी। कहाँ ले गया? वो देख रहा था क्या ना कि राजधानी पर अंग्रेजों का कब्जा बहुत जबरदस्त है, तो क्या किया? राजधानी बदल दिया।
अब ना रहेगा बास ना बाजेगा बांसुरी। राजधानी भगा दिया कहाँ, मुंगेर लेके चला गया मुर्शिदाबाद से। मुंगेर में क्या किया, बंदूक की फैक्ट्री बैठा दिया और क्या किया, साथ में फ्रांसीसियों से दोस्ती कर लिया। ई तो बात पता चलेगी अब अंग्रेज को। अब अंग्रेज छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, फिर इससे भी लड़ाई होगा। लड़ाई कौन सा होगा, बक्सर की, आगे समझेंगे। यहाँ देखो एक वर्ड लिखा दस्तक। दस्तक मतलब क्या होता है, समझो आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, एडमिट कार्ड होता है, मतलब उसको दिखा के आप क्लासरूम में जा सकते हैं, उसको दिखा के एग्जाम दे सकते हैं। उसी तरह अंग्रेज मतलब क्या करते थे, नवाब से राजा से एक लिखवा लेते थे और वही बोलते थे कि दस्तक हो गया। अब इस दस्तक से कहीं भी जाकर दस्तक दे दीजिए, मतलब कि कहीं भी एंट्री कर जाइए, कहीं भी व्यापार कर लीजिए, उसी को बोला जाता था दस्तक। ठीक है, प्रमाण पत्र एक टाइप का हो गया। ठीक है, तो अभी बोले कि मीर कासिम जो था क्या किया, मुंगेर में बंदूक और तोप खाने का फैक्ट्री बैठा दिया। ठीक है, आगे आइए। अब यहाँ एक कहानी लिखा हुआ बक्सर की कहानी, बहुत जबरदस्त कहानी है, शॉर्टकट में सुना देते। बक्सर का नाम पहले क्या था कि बक्सर ना था, है ना, इस जगह का नाम, है ना, ये कैसे बना, बक्सर कैसे नाम बना, इसके बारे में बताते हैं। वेद में एक मंत्र की रचना है ना, वहाँ ऐसा माना जाता है कि वेदों की रचना करने वाला ऋषि जो थे वहीं पर रहते थे। कहाँ, मतलब बक्सर के साइड में रहते थे। इसको इसीलिए इसको बक्सर को वेद गर्भ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेद गर्भ। यहाँ एक तालाब है, तालाब का नाम है गौरी शंकर मंदिर के पास में एक तालाब है। तालाब के बगल में कौन सी मंदिर है, तो गौरी शंकर मंदिर। कौन से मंदिर, तो गौरी शंकर मंदिर। इसका पहले नाम क्या था, तो अगसर नाम था। क्या नाम था, अगसर। क्या नाम था, अगसर नाम था। ठीक है, इसका पहले नाम था अगसर। ठीक है, अगसर नाम था, है ना। अब इसमें अगसर में क्या थे कि ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वेदशिरा नाम के एक ऋषि थे। कौन थे, वेदशिरा नाम के ऋषि। और एक दूसरा ऋषि था, उनका नाम था दुर्वासा। क्या नाम था, दुर्वासा। तो वेदशिरा जो ऋषि थे वो क्या किए, दुर्वासा ऋषि को उकसाने लगे। ठीक है, अब वो मान चलो तपस्या कर रहे होंगे या कुछ कर रहे होंगे, उनको उकसाने लगे। तो जो दुर्वासा जो थे ना, उनको श्राप दे दिए। किनको श्राप दे दिए, वेदशिरा को श्राप दे दिए कि भैया अब तू बाघ जो बना ना, बाघ का रूप धारण किया था, बाघे बनले रह जाओ। ठीक है, बाघे बनले रह जाओ। बाद में ये उसी तालाब में जब नहाए या उसी तालाब में इनको डाला गया, तो फिर से ये बाघ से अपने असली रूप में आ गए। कौन, वेदशिरा। तो बाद में इसी जगह से व्यागसर बन गया था। वेदशिरा से सिरा से सर और व्याग से बाघ बने हुए थे, तो नाम पड़ गया व्यागसर। व्यागसर बाद में बिगड़ के, हम लोग ऐसे भी बिहारी है, नाम बिगाड़ने में तो आगे हैं लोग, व्यागसर से बना दिए बक्सर। ठीक है, क्या बने दिए, बक्सर। तो सिंपल कहानी है। वहां पर दो ऋषियों की कहानी है, दिया हुआ है। पहले नाम था अगसर। इतना याद रखो कि बक्सर का नाम पहले अगसर नाम था, अगसर। बाद में व्यागसर हुआ और व्यागसर से खूब बढ़िया बना दिए हम लोग बक्सर। तो पहले अगसर, व्यागसर, अब हम बना दिए बक्सर। हम लोग बिहारी हैं लोग भैया, नाम बिगाड़ने में हम लोग एक नंबर है लोग। ठीक है, किसी भी जगह को। अब यहाँ देखिए कहानी लिखा हुआ 1764 की लड़ाई। अब ये लिखा नहीं हुआ 1764 की लड़ाई कौन हुआ था, बक्सर की लड़ाई, जो शुरू से कहानियां हम लोग बताते आ रहे थे लोग, उसमें थोड़ा सा बीच में हम लोग भाग गए बक्सर के चक्कर में। हुआ क्या कि बक्सर में मीर कासिम जो था, मीर कासिम अब ये सब चेंजिंग कर रहा था, बदलाव कर रहा था। बंदूक का फैक्ट्री बिठा रहा है, तोप का फैक्ट्री बिठा रहा है, अपना राजधानी बदल दिया। तो अंग्रेज तो बैठेगा नहीं, अंग्रेज भी उसको बोल दिया। फिर क्या किया, उसको हटा के उसके ससुर जी यानी मीर जाफर को फिर से नवाब बना दिया। अब मीर कासिम खिसिया गया, चल गया दौरल। दौरल कहाँ गया, चल गया अवध के नवाब सुजाउद्दौला। देखना सिराजुद्दौला अलग था, ई सुजाउद्दौला फूलल। सुजाऊ मतलब क्या था, सूजल, फूलल। सुजाउद्दौला के पास गया और वहां पर भेंट हो गया शाह आलम द्वितीय से। वो जन बैठ के वो चाय पानी कर रहे थे। ठीक है, तीन गुड़ा मिल गए, तीन गुड़ा मिलकर तिलकुट सेना बना लो। और तिलकुट सेना पहुंची कहाँ, बक्सर में, क्योंकि तीनों का दुख दर्द यही था कि अंग्रेज हम लोग को परेशान कर रहा है। तीनों लड़ने आए। फिर इस बार कौन लड़े हैं, मतलब ये लोग के अगेंस्ट में जो अंग्रेज था कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, जहां प्लासी की लड़ाई लड़ा था। वो फिर लड़ने हैं तिलकुट सेना को रॉबर्ट क्लाइव खूब बढ़िया से मारा, छितार के मारा। ये लड़ाई होती है बक्सर की लड़ाई कब, तो 22 अक्टूबर, याद रखना कब होती है, 22 अक्टूबर 1764, याद रखना है ना। दो हाथ हुआ किसके बीच में, है ना, रॉबर्ट क्लाइव और ये तीनों लोग बीच में दो हाथ हुआ किसके बीच में, तो दो यानी 2 अक्टूबर यानी 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर के में लड़ाई होती है। तिलकुट सेना जिसमें से मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय थे, है ना, ये तीनों लड़ता लड़की से, रॉबर्ट क्लाइव से, फिर भी हार जाते हैं। जिसके बाद एक संधि कराई जाती है। इस संधि का नाम है इलाहाबाद की संधि। क्या नाम भैया, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, देखो यहाँ पे लिखा इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि कब हुई, तो 12 अगस्त 1765 को। कब हो रही है, 12 अगस्त 1765। कहानी समझ आया, बक्सर की लड़ाई हो रही है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, और उसकी संधि हो रही है इलाहाबाद की संधि के नाम से 12 अगस्त 1765 को, अगले साल। ठीक है, आगे चलिए। अभी संधि के बाद बहुत सारा परेशानी हुआ, बहुत सारी कहानी उसमें है, तो उतने डिटेल में कहानी जाएंगे, जैसे अवध पे कब्जा कर लिया अंग्रेज वगैरह, ढेर सारा उसमें कहानी है, तो उसको छोड़िए, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। यहां देखेंगे तो एक सहायक संधि है। क्वेश्चन पूछेगा कि सहायक संधि, तो भले लिखा हुआ है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला बार हैदराबाद के निजाम था, और उसके बाद से दूसरा था अवध का नवाब। अभी क्या है, पहले सिंपल समझो कि सहायक संधि माने होता क्या है, और सहायक संधि शुरू किसने किया था, तो वेलेजली था, लॉर्ड वेलेजली। देखो मैं लॉर्ड बहुत कम यूज करता हूँ, बोलता नहीं हूँ, क्योंकि लॉर्ड बोलने से कोई फायदा नहीं है। लॉर्ड था नहीं सब अंग्रेज, चुट्टा था लो तो चुट्टा वेलेजली बोल सकते हो, बोलना होगा तो वेलेजली बोलो। ठीक है, तो वेलेजली जो था ना, ये क्या किया, वेलेजली सहायक संधि थोप दिया भारत में।
कब लाया था? तो वेलेजली का शासनकाल था 1798 से लेकर, कब से था? तो 1798 से लेकर 1805 तक था। तो इसने एक नया नियम लाया था, उस नियम का नाम रखा था सहायक संधि। सहायक संधि मतलब सिंपल समझो कि हम आपकी सहायता करना चाहते हैं, और कुछ नहीं था, सहायता कुछ नहीं है ना। अंग्रेज चुपचाप आकर रंगदारी से कहते थे कि हमारे साथ मिल जाओ, नहीं मिलोगे तो क्या करेंगे, तुम पर कोनो न कोनो आरोप लगा के तुमको हड़प लेंगे। तो सबसे पहले उनका संधि स्वीकार करने वाला कौन था? हैदराबाद का निजाम। कौन था? हैदराबाद का निजाम। दूसरा था अवध का नवाब। कौन था? दूसरा का अवध का नवाब था, ठीक है। अब उस जन इसका मतलब शर्त मान लेता था ना कि भाई ठीक है, आपसे सहायक संधि से आपकी दोस्ती हम स्वीकार करते हैं, तो अंग्रेज क्या करता था? एक रेजिडेंट को भेजता था, एक अधिकारी को भेजता था। क्या बोलते थे? एक अधिकारी को उसके घरवा में रख देता था, माने उसके महल में रख देता था। ये अधिकारी क्या करता था? अधकई करते रहता था। अधकई मतलब का राजा के, नवाब के, जो भी था लोग उसके पूरा देख रेख करते रहता था कि क्या कर रहा है, कौन षड्यंत्र नहीं रच रहा है, और सब खबर अंग्रेज को भेजते रहता था। इसको बोला जाता था रेजिडेंट। क्या बोलते थे? रेजिडेंट, ठीक है। मतलब रेजिडेंट याद रखना कि रोज डटल रहता था। रोज क्या रहता था? रेजिडेंट डटल रहता था। कौन? अंग्रेज अधिकारी किसी भी सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य में घुस के रहता था ये, ठीक है। आगे चलो, यहाँ लिखा है हैदर अली के बारे में कहानी। देखो है ना, आंग्ल मैसूर युद्ध, मैसूर के शासक थे हैदर अली, उनके बेटा थे टीपू सुल्तान। बहुत ही ताकतवर, बहुत ही होनहार शासक, जबरदस्त लड़ाई लड़ते थे। उनको शेर ए मैसूर भी कहा जाता है। एक कहानी आगे, मतलब उस शेर को मारे हुए थे, इसीलिए उस शेर मैसूर कहा जाता है। बस इतना याद रखो कि हैदर अली के दुग लड़ाई लड़ते और टीपू सुल्तान भी दुग लड़ाई लड़ते अंग्रेजों से। आंग्ल मैसूर युद्ध 4 युद्ध होता है, सॉरी ना, 4 युद्ध में पहला युद्ध 1761, दूसरा 1782, उसके बाद से 82 में भी हुआ, और उसके बाद से क्या बोलते हैं 1799 में चौथा युद्ध होता है टीपू सुल्तान के साथ, जिसमें टीपू सुल्तान खत्म हो जाते हैं, है ना, उनको शहीद कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, ठीक है। तो हैदर अली कौन थे? टीपू सुल्तान के पिताजी थे। अब पूछेगा मैसूर की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम थी, ठीक है ना। अब ये आंग्ल मैसूर युद्ध की ना 3 को संधि हुआ था, क्योंकि 4 लड़ाई थे, 3 को संधि। आगे वो संधि भी आएगा, नहीं आएगा तो उसको बता दूंगा, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ क्या है ना, यहाँ जो चीज़ है उसको कंप्लीट करो पहले। मलाबार तट में कंट्रोल था किनका? टीपू सुल्तान का, ठीक है। मैसूर कर्नाटक उधर होगा, कर्नाटक के जो एरिया है यही तो मलाबार तट है, और केरल तक है, ठीक है ना। तो ये जो उस एरिया में है ना, इलायची की, गरम मसाला वगैरह की, है ना, वहाँ पर व्यापार होता था। तो इस पर किसका कंट्रोल था? टीपू सुल्तान का। क्या किया? रोक लगा दिया कि यहाँ से कोनो मसाला फसाला नहीं जाएगा यूरोप में, ठीक है। और साथ साथ चंदन की लकड़ी, कर्नाटक में चंदन की लकड़ी याद रखना मिलता है, पुष्पा भाऊ याद रखना, ये अल्लू अर्जुन का फिल्म उसी बना हुआ था, ठीक है। तो चंदन की लकड़ी भी उधर से, काली मिर्च उधर से, इलायची वगैरह सब पे क्या किया? रोक लगा दिया। और साथ ही साथ जो था ना, ये फ्रांसीसियों से दोस्ती कर लिया। कौन? टीपू सुल्तान। और इसके बारे में यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, एक आज़ादी का वृक्ष लगा था जिसको बोला गया था स्वतंत्रता का वृक्ष, है ना। और एक जोकोबियन क्लब इसी तरह का नाम है, जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसमें दिया हुआ है। जोकोबियन क्लब का संस्थापना भी करता है, मतलब उसका सदस्य बनता है कौन? ये टीपू सुल्तान। ये क्लब किसका था? तो फ्रांसीसी क्लब था। सिंपल समझो, फ्रांसीसी से इसका लगाव ज्यादा था, अंग्रेज के खिलाफ ये भड़कल रहता था, ठीक है। यहाँ पर कहानी लिखा हुआ है कि फ्रांसीसी दोस्त के संग घूमने गया था, तो वहाँ पर क्या किया? शेर को लटका दिया, मतलब शेर को मार दिया अपने हाथों से, बाद में तलवार वगैरह उठा के मार दिया, इसीलिए इसको शेर मैसूर कहा जाता है। बस और कुछ जानने की जरूरत इसमें नहीं है। आगे ये टीपू सुल्तान के बाद मैसूर के शासन किसको दे दिया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा कि टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद या उनको खत्म करने के बाद, है ना, मैसूर का जो शासक था किसको दे दिया? बेडियार राजवंश को दे दिया। याद रखिए, टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहते हैं, और शेर को कोई भेड़िया नहीं मार सकता है, तो भेड़ियों को दे दिया गया क्या? राजवंश, ठीक है भैया, ज्यादा माइंड नहीं करने की जरूरत है। तो मैसूर के शासक टीपू सुल्तान जो थे, उनके खत्म करने के बाद मैसूर का शासक बना दिया गया किसको? अंग्रेज किसको दे दिए? वेडियार को दे दिए, बोडियार को दे दिए, इन भेड़ियों को दे दिए, ठीक है। आगे आइए, यहां देखिएगा तो पानीपत की लड़ाई लिखा हुआ है 14 जनवरी, है ना, 14 जनवरी 1761, 14 जनवरी 1761 पानीपत की लड़ाई। अभी ये पानीपत की लड़ाई क्या है? देखो, भारत में मुगलों का शासन धीरे धीरे खत्म होते जा रहा था, उसी बीच में मराठा शासन बहुत तेजी से बढ़ रहा था, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। मराठा शासन इतना बढ़ गया था कि ऑलमोस्ट भारत के बहुत सारे हिस्सों पर कब्जा हो चुका था, मतलब समझ कि पूरे भारत पर कब्जा हो चुका था। उसी बीच में, है ना, बुलाया जाता है भारत में किसको? अफगानिस्तान से आता है शासक भारत में, और आके मराठाओं को खतरनाक तरीके से लड़ाई होता है, जिसमें इनकी मराठा की हार हो जाती है। उसी लड़ाई को कहा जाता है ये पानीपत का तीसरा युद्ध। कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। देखो, पानीपत का 3 युद्ध है। पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय और तृतीय। प्रथम युद्ध हुआ था बाबर के साथ इब्राहिम लोदी, और दूसरा युद्ध हुआ था अकबर के संग हुआ था हेमू के बीच में, और तीसरा हुआ अफगान शासक और उसके बाद ये मराठा के बीच में हुआ था 14 जनवरी कब हुआ? 1761 में, याद रखिएगा, ठीक है।
है ना। उसके बाद जब मराठों का शासन खत्म होने लगा तो मराठा का छोटे छोटे भाग में बढ़ गए। उसमें थे सिंधिया थे, होलकर थे, ठीक है, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले, ये सारे थे। बाद में इन पे भी क्या करता, अंग्रेज धीरे धीरे कब्जा कर लेता और अंग्रेज अपने अंदर मिला लेता, ठीक है। अब ये पंजाब को कैसे विलय करता था? पंजाब में बस इतने याद रखना कि पंजाब के शासक थे राजा रणजीत सिंह। जब तक जिंदा थे तब तक अंग्रेज इनको भी कब्जा नहीं किया। इनके मरने के बाद 1849 ईस्वी में, है ना, इसको भी, पंजाब को भी मिला लिया अंग्रेज। अब देखो अंग्रेज धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। अंग्रेज कब्जा पहले बंगाल किया, मैसूर किया, फिर पूरे भारत में मराठाओं का शासन कब्जा कर लिया, उसके बाद से पंजाब वगैरह पर भी कब्जा कर रहे हैं। अब देखिए विलय नीति आता है। अभी विलय नीति कौन लाया था, है ना? विलय नीति जो है डलहौजी लाया था। डलहौजी क्या किया था, बोला कि हमारे साथ मिल जाओ नहीं तो हम तुमको बिलवाइए देंगे। क्या था विलय नीति? विलय नीति में क्या किया, अपने अंदर सबको मिलाना शुरू किया। सुनो ना, अब इस विलय नीति में पूछता है क्वेश्चन कि कौन विलय नीति को स्वीकार सबसे पहले किया, या कौन कौन राज्य विलय नीति में मान गया, ठीक है। तो पहले सतारा, उसके बाद संबलपुर, संबलपुर के बाद उदयपुर, उदयपुर के बाद नागपुर और झांसी को भी मिला लिया, ठीक है। सब एरिया को विलय नीति के तहत अपने अंदर में कब्जा करते जा रहा था। कौन कब्जा करते रहा था? डलहौजी कब्जा करते जा रहा था, ठीक है। तो विलय नीति, विलय नीति के तहत सब राज्यों को किसको मिला लिया, फिर से रट लो, सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी, इन सब जगहों को कब्जा कर लिया, ठीक है। आगे ये आगे समझते देखते हैं क्या आगे लिखा हुआ। क्या 1856 ईस्वी तक लगभग संपूर्ण भारत पर कंपनी का नियंत्रण हो गया। 1856 ईस्वी तक पूरे भारत पर कब्जा कर लिया और इतना अत्याचार किया कि 1857 की क्रांति इसी की वजह से देखने के लिए मिलेगा। डलहौजी का जितना कर्म कांड था वो करके भागा। कर्ज, ये क्या बोलते हैं उसको, उसके बाद से कर्जन आएगा, जिसको कैनिंग आएगा, सॉरी कैनिंग, कर्जन तो बाद में आएगा बंगाल विभाजन के समय में। कैनिंग के सर पर फूटेगा सारा 1857 की क्रांति। आगे ये, ठीक है। अंग्रेज जीत काहे जा रहे थे? अंग्रेज जीत रहे थे क्योंकि उनको नियमित अभ्यास करते थे उनकी आर्मी में, ठीक है। अनुशासन उनमें था और साथ ही साथ उनका नियमित वेतन था। पूछेगा अंग्रेज सैनिक भारतीय सैनिकों से ज़्यादा बेहतर थे, क्यों? क्योंकि उनका अभ्यास रेगुलर होते रहता था, उनमें अनुशासन थी, साथ ही साथ उनका वेतन नियमित मिलते रहता था, इसीलिए वो जीत जाते थे, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ नील, पटसन, अफीम, गन्ना, कॉफी आदि का व्यापार होता था भारत से, ठीक है ना। यहाँ से दूर दूर तक भेजते थे, ये सबको पता है। क्वेश्चन लिखा, पहला नंबर क्वेश्चन है खाली जगह, भारत और यूरोप के बीच के स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार को डैश की, है ना, डैश की महत्वपूर्ण भूमिका थी। भारत और यूरोप के बीच में जो स्थल मार्ग से होने वाला व्यापार थी उसमें किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? यूरोप वासियों की भूमिका, अंग्रेजों की भूमिका महत्वपूर्ण, ठीक है। कंपनी का अब किसके रास्ते से होता था? अब रास्ता पूछेगा तो रास्ता हो जाता है, ये कौन रास्ता भी पढ़े लो, जो क्या बोलते हैं उसको रे, अभी पीछे देखे लो कि कौन सा रास्ता था, जो यूरोपवासी होके जाते थे लाल सागर से होकर, सॉरी दिमाग पर से मेरे भी उतर जा रहा है बार बार, देखो लाल सागर ना, लाल सागर को होके जाते थे, ठीक है। कंपनी द्वारा खरीदा गया माल डैश में रखा जाता था, उसको भंडार में सुरक्षित रखते थे। एक के बाद एक लड़ाइयों ने मराठाओं क्या कर दिया, कमजोर कर दिया। डैश अंग्रेजों के साथ सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार किया था। देखो सहायक संधि स्वीकार किसने किया था? ऊपर पढ़े लो कौन था? हैदराबाद का निजाम था, ठीक है। उसके बाद लिखा है विलय नीति अनुसरण किया, तो डैश ने विलय नीति का अनुसरण किया। तो विलय नीति का अनुसरण कौन किया था? डलहौजी किया था। डलहौजी क्या किया था? विलय शुरू किया था, ठीक है। आगे आइए, आगे चलते हैं तीसरे नंबर चैप्टर में। देखो इसमें सही गलत दिया तो सही गलत तो कोई खास उसमें रहता नहीं है। आगे तीसरा नंबर चैप्टर देखते हैं। तीसरे नंबर चैप्टर में सबसे पहले आएंगे तो सबसे पहले ऊपर में देखेंगे, यह लिखा हुआ है कुल आबादी का 68% गांव में रहता था। यानी कि, है ना, पहले भारत में गांव की संख्या बहुत ज़्यादा थी। 68% लोग जो थे गांव में रहते थे, सर ना। और भारत की जो अर्थव्यवस्था थी पूरी तरह से गांव पर निर्भर थी। देखो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया, ये थोड़ा सा लग रहा डार्क चल गया मार्कर, ठीक है। तो यहाँ हम बता देते हैं 68% जो लोग था वो गाँव में निवास करता था और गाँव की अर्थव्यवस्था, ये भारत की अर्थव्यवस्था जो थी गाँव पर निर्भर करती है, ठीक है। आगे आते हैं, समझते हैं। आगे लिखा हुआ क्या, अंग्रेजों का और न वसूली का अधिकार में लिखा बंगाल बिहार उड़ीसा, वो पहले पढ़े लोग, फारूक सिर दे दिया था बंगाल बिहार उड़ीसा में वसूली करने का, लूटने का उन लोगों को, ठीक है। आगे आते हैं, इसमें समझते हैं, है ना। यहाँ पर 1789 ईस्वी में कंपनी ने 10 वर्षों के लगा दिए। क्या है लगान? अब लगान आएगा, देखो भू राजस्व लगान, ये क्वेश्चन कई बार पूछता है। भू राजस्व लगान 3 तरह का था, स्थायी बंदोबस्त, है ना, स्थायी बंदोबस्त, उसके बाद से था आपका क्या बोलते हो रैयतवाड़ी, बहालवाड़ी, ये तीनों के बारे में एक एक करके समझेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा हुआ क्या है ना, जो अभी देखे लो कि 10 वर्षों के लिए लगा के दिया गया था, ये 1793 में आया था, 1793 में, 93 में, ठीक है। कौन सी व्यवस्था? इस व्यवस्था का नाम रखा गया था स्थायी बंदोबस्त। किसने शुरू किया था? तो कार्नवालिस। तो काम करना शुरू किया कार्नवालिस। पहली बार राजस्व पर भू राजस्व मतलब क्या होता है? जमीन पर टैक्स लगा दिया। कितना टैक्स लगाया था भैया? देखना कितना खतरनाक टैक्स लगाया, देखते रहो। इसमें क्या किया, एक अगुआ बना दिया। अगुआ को बोलेगा जमींदार। अगुआ बना दिया कि अगुआ को फिक्स कर दिया कि आप इस इतना किसान लोग से पूरा क्या करना है, मतलब टैक्स वसूल के लाके देना है। टैक्स कितना था? अंग्रेज लेता था 45%, देखते जाओ। जमींदार लेता था 15%,
हो गया कितना 60%, बचा कितना 40% जो किसान को, माने जो रात दिन खेती कर रहा है, पैसा लगा रहा है, मेहनत कर रहा है, वो 40% लेगा। अब 45% अंग्रेज खड़े ले गया, अब 15% अगुआ ले गया सब जमींदार। देखो कितना ज़्यादा नुकसान होता था किसानों, कितना हालत खराब था बताओ उस समय का। इस शुरू कौन किया था? कर्नवालिस। नाम क्या था इस व्यवस्था का? अस्थाई बंदोबस्त। इसलिए नाम था क्योंकि फिक्स कर दिया गया था कि ये फिक्स रेट रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, समझ आ गया? आगे चलो, ये जो पूछेगा कि स्थायी बंदोबस्त किन जगहों पर लागू हुआ था, तो किन जगहों पर? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा। सिंपल बोल दो, खाली बंगाल बोल दो तो काम चल जाएगा। काहे? तो उधर बंगाल में, बिहार, उड़ीसा सब एक ही साथ था लो, बाद में ना 1912 में अलग हो गया लो। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश से कुछ हिस्सा था। तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश को हाईलाइट किए जानबूझ के कि अस्थायी बंदोबस्त आप जानते रहेंगे कि बंगाल में लागू हुआ था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, लेकिन आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी अस्थायी बंदोबस्त लागू था, याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं अगला जो व्यवस्था देखेंगे अस्थायी बंदोबस्त के बाद आएगा कौन सा व्यवस्था? तो अगला व्यवस्था जो आएगा रैयत वाली व्यवस्था का, जिसके बीच में एक किताब का नाम लिखा हुआ है, बस इस किताब को याद रखो। रिकार्डो। कौन थे? अंग्रेज अर्थशास्त्री थे, अंग्रेज अर्थशास्त्री, इनका नाम था रिकार्डो। इनकी किताब का नाम था प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी किताब था जो 1821 ईस्वी में प्रकाशित किया जा रहा है। ठीक है, किसका किताब था? 18 ये रिकार्डो का, जो कौन थे? अर्थशास्त्री थे, मतलब इकोनॉमिस्ट थे इंग्लैंड के। यहाँ आ गया रैयतवाड़ी व्यवस्था। अस्थायी बंदोबस्त समझ लिए लो, 10 वर्ष के लिए लागू हुआ था, स्थायी रूप से लागू कर दिया गया था। कर्णवाली शुरू किया था 45% अंग्रेज लेता था, 40% किसान और 15% अगुआ यानी थेतर जो था सब जमींदार वो लेता था। ठीक है ना, समझ आ गया। 1793 में वो व्यवस्था पूरी तरह से लागू हो गई थी। अब आइए रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो था मुनरो ने मतलब लागू किया था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का सिंपल याद रखो, रोग आके मन हो चाहे मत हो देना ही पड़ेगा। रोइए चाहे कुछ कीजिए, मन हो या ना हो आपको देना पड़ेगा। तो मुनरो से मन और रोने से रैयतवाड़ी। तो मन है या नहीं है, रैयतवाड़ी में आपको देना ही पड़ेगा आपको टैक्स। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू किया है? मुनरो ने। कब किया था? तो 1820 ईस्वी में। कब किया था? 1820 ईस्वी में। ठीक है, और ये जो व्यवस्था थी कहाँ लागू होता? तो दक्षिण पश्चिम भारत में। कहाँ था? दक्षिण। अब दक्षिण किधर हो गया? नीचे हो गया। अब पश्चिम किधर हो गया? इस साइड हो गया। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम भागों में ये व्यवस्था लागू थी। ठीक है ना, दक्षिण और पश्चिम साइड में, यानी दक्षिण में भी और पश्चिम में भी, दोनों साइड में लागू था व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब इसमें क्या फायदा था? इसमें एक फायदा था, इसमें बिचवलिया को हटा दिया गया था, यानी जो जमींदार जो था लो अगुवाई करता था लो, उसको हटा दिया। अंग्रेज सीधे किसान से बोला कि सीधे हमको टैक्स दो। इससे क्या फायदा हुआ? अंग्रेजों को फायदा, किसानों को भी थोड़ा सा फायदा हुआ। फायदा का किसान तो झेल ही रहा था, लेकिन अस्थायी बंदोबस्त वालों से फायदा हुआ। कैसे? 50% फिक्स कर दिया। कह दिया 50% तुम ले लेना, 50% हमको दे देना। बीच में कोनो थेतर अगुआ कोनो नहीं रहेगा सर। यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था में रहने दिया किसको? किसानों को मालिक, जिसका था उसी को रहने दिया। बोला 50% सीधे टैक्स ला कर दे दो। तो 50% अंग्रेज, 50% किसान। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में लागू हुआ। किसने किया था? मन हो ना हो, रहना है तो रोना है, गइए, किसी तरह देना ही पड़ेगा। यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था मुनरो ने लागू किया 1820 ईस्वी में। ठीक है, समझ गया ना? 50% उसको लेना है, 50% खुद रखना है। ये व्यवस्था लागू हो गया 30 वर्षों ले। कितने वर्षों ले? 30 वर्षों ले लागू हो गया। ठीक है, आगे बताएंगे कि कितने एरिया में कौन सी व्यवस्था लागू था। ठीक है, अब ये किसान सीधे मालिक बन गए, अभी बता दिया। ठीक है, अब आते हैं नया व्यवस्था महलवाड़ी। तीसरा व्यवस्था महलवाड़ी। अब ये महलवाड़ी में क्या था? बैटिंग था। ठीक है ना, बैटिंग करके माहौल बना दिया। बैटिंग करके क्या किया? माहौल बना दिया। ठीक है, ऐसे भी क्रिकेट मैच चलता है, बैटिंग होता है तो माहौल बन जाता है, भारतीय बैटिंग करते हैं। ठीक है, ये अंग्रेजों में बैटिंग कर रहा था लो, याद रखिए, बस याद करना ट्रिक। बैंटी से क्या है? बैंटिक से याद रखना, बैटिंग करके क्या किया? माहौल बना दिया। तो महलवाड़ी व्यवस्था लागू करने वाला कौन था? ये बैटिंग था। कब करता? 1833 ईस्वी में। कब करता भैया? 1833। ये लागू कहाँ था? तो पंजाब में, दिल्ली में और पश्चिम उत्तर प्रदेश में। पंजाब, ये आइए अगर देखेंगे तो पंजाब यहाँ है, दिल्ली उसके बगल में है। ठीक है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश ये वाला एरिया हो जाएगा पश्चिम उत्तर प्रदेश, समझ ना। इन सभी एरियो में क्या किया? ये लागू कर दिया। कौन सी व्यवस्था? तो व्यवस्था लागू कर दिया महलवाड़ी। अब महलवाड़ी मैंने क्या होता है? महलवाड़ी मतलब होता है क्या कि पूरा एक गांव, मुहल्ला, पूरा गांव, इलाका, मोहल्ला, पूरे गांव को एक फिक्स कर दिया कि गांव भर के लोग एगो कोनो हेड बना दिया कि आप ही लोग का कीजिए पूरे गांव भर के। या मान के चलिए आप बहुत बड़े जमींदार है, ढेर सारा पटदारी के मालिक है, तो का कि पूरे आप ही को फिक्स कर दिया कि आप अपने पूरे पटदार भर के है ना क्या कीजिए, टैक्स आप वसूल के दे दीजिएगा, कोनो बीच में नहीं आएगा। ठीक है, ये भी लागू कर दिया गया 30 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? याद रखना, 30 वर्षों के लिए। रैयतवाड़ी, महलवाड़ी दोनों 30 वर्षों के लिए लागू था। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ था है ना 50% इसमें भी टैक्स लागू किया गया, और रैयतवाड़ी में 50%। सिर्फ अस्थाई में अंग्रेज को मिलता था 45 और किसान को मिलता था 40 है। 15 खा जाता था थेतर सब अगुआ सब जमींदार। ठीक है, सर ना। आगे चलिए, अब ये तीनों समझ आ गया। अब तीनों में समझना क्या है कि जो अस्थाई बंदोबस्त था वो कितने % जमीन पर था? तो
19% जमीन पर था। रैयतवाड़ी कितना था? 52% पर, और महालवाड़ी 29%। लेकिन भैया एक यहाँ कन्फ्यूजन है, सुन ध्यान से। जब हम लोग एनसीईआरटी का बुक पढ़ते हैं तो उसमें रैयतवाड़ी को 52 ना देके 51 दिया। कितना दिया भैया? 51 दिया, 51 दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप बिहार के एग्जाम दे रहे हैं तो कतई 51 पर नहीं जाइएगा, ऑप्शन तो नहीं देगा। जब भी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन रहता है ना, तो ऑप्शन में कभी भी ये दोनों नहीं देता है, 51-52 नहीं देगा, या इतना तो कंफर्म है, हमको मालूम है, ठीक है। अगर बाई देवे दे दिया तो बिहार के एग्जाम है तो 52 काहे, भाई एग्जाम के किताब उठा के ले जाकर दिखाएंगे कि भैया 52 दिया है रैयतवाड़ी में, 52% हिस्सा में रैयतवाड़ी लागू था, तो क्या नहीं मानेगा? तो किताब बदलवाओ, नहीं मानेगा तो किताब में क्या छपल है कि नहीं? बिहार सरकार जब किताब में छापी है तो मानना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई भी कंप्लेंट कर देगा, किताब में से हटवाओ इसको, है कि नहीं है। तो 52% लागू था रैयतवाड़ी, 29% लागू तो महालवाड़ी, और 19% लागू था किस पर? स्थायी बंदोबस्त। तो स्थायी बंदोबस्त खराब था तो कम लागू था 19%, ठीक है। रैयतवाड़ी ठीक ठाक था, है ना। शुरुआत यही किया गया था कि आधा आप रख लीजिए, हमको दे दीजिए, तो 52% जमीन पर लागू हो गया था। और 29% जो जमीन था, एरिया था, मतलब ये जमीन का मतलब पूरे भारत का नहीं कह रहा है, जितना कब्जे में था अंग्रेज का वो बात कर रहा है, ठीक है ना। तो 29% में महालवाड़ी, ठीक है, समझ आ गया। आगे चलिए, तो तीनों व्यवस्था समझ आ गया। पहला फिर से बताओ, एक बार रिवीजन उसको तेजी में कर लो। स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? तो कर्णवालिस ने शुरू किया था। कब लागू हुआ था? 1793 में लागू हुआ था। कितना था? 45% खुद लेते थे लोग, 15% जमींदार, 40% किसानों को रखना पड़ता था। 10 वर्ष के लिए लागू हुआ था, ठीक है। बेकार था। कहाँ लागू हुआ था? बंगाल सीधे और आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्रों में, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, रैयतवाड़ी समझते हैं। रैयतवाड़ी लागू कब हुआ? 1820 ईस्वी में लागू हुआ। किसने लागू किया? तो लागू किया था आपका रैयतवाड़ी मुनरो ने लागू किया था। मन हो चाहे मन हो, देना ही पड़ेगा, रोइए चाहिए, देना ही पड़ेगा, ठीक है। कितना लेता था? 50% ले लेता था, ठीक है। किस हिस्से में लागू हुआ था? तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था था वो लागू हो गया था आपके किस एरिया में? तो दक्षिण और पश्चिमी एरिया में। कहाँ था? दक्षिण और पश्चिमी एरिया में, ठीक है ना। अब उसे महालवाड़ी के बारे में समझेगा तो महालवाड़ी 1833 ईस्वी में किसने शुरू किया था? तो माहौल बना दिया कौन? बेंटिंग करके, ठीक है। तो बेंटिंग जो था वो 1833 ईस्वी में, है ना, महालवाड़ी व्यवस्था लागू करता है। और ये महालवाड़ी व्यवस्था पंजाब, दिल्ली और उत्तर पश्चिम राज्यों में, उत्तर प्रदेश के पश्चिम साइड में था। मतलब 50% 30 वर्षों के लिए ये भी लागू था, रैयतवाड़ी भी 30 वर्षों के लागू था। आगे चलते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि बेहतर तरीके समझ पा रहे हैं। देखो 50 पे जब हुआ है, अभी बहुत बाकी है, समझो कि 1/4 हुआ है, 1 घंटा हुआ, इसके हिसाब से चला जाएगा तो 4 घंटा आराम से लगेगा, ठीक है। 4 घंटा तक हमारे पास टिके रहेंगे तो कन्फर्म बना लीजिएगा। और ज़्यादा अगर लगेगा, है ना, क्योंकि हमको भी यहाँ पर टिक पाना थोड़ा सा मुश्किल हो पाएगा, इसलिए क्योंकि क्लास भी रहता है, बच्चों को पढ़ाने भी रहता है, समझ रहा। तो अगर बहुत ज़्यादा समय लगेगा तो कोशिश करूँगा कि आधे आधे पार्ट में इसको 2 भाग में बांट दूँ, लेकिन आज तो कंप्लीट हो ही जाएगा, इतना तो कन्फर्म है। इसको डालूंगा अगर जब भी वीडियो हमको आशा है कि अब ये वीडियो 6 बजे तक अपलोड हो जाएगा, ठीक है। मैंने शाम में 6 बजे तक अपलोड हो जाएगा, और 8 बजे 9 बजे करीब में इसका पार्ट 2 भी डाल दूंगा, ठीक है। अगर पार्ट मतलब इसी वीडियो में दोनों पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ तब, ठीक है, जहाँ तक हो पाएगा इसको किया जाएगा, और पार्ट 2 भी नेक्स्ट इसको डाल दीजिएगा, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे आइए, यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ क्या? महाजनों का प्रभाव बढ़ते गया। ये महाजन का प्रभाव देखो, इसके वजह से विद्रोह होगा, दक्कन विद्रोह। काहे? महाजन क्या थे? महाजन जो था सर, ये चोट्टा था लो, बड़का चोट्टा। कैसे चोट्टा था लो? इका करता लो, कर्जा देता था लो किसानों को। अब ध्यान सुनो, अब मान चलो किसान को फसल हो ना हो उसको टैक्स देना था, टैक्स नहीं, अब फसल नहीं है, अनाज नहीं हुआ, बेचा नहीं, तो कहाँ से पैसा लाए? तो महाजन से पैसा लेते थे लो। महाजन पैसा देते थे लो, और ब्याज दुनिया भर के लेते थे लो। बाप रे बाप, बहुत बड़का ब्याज खोर था, सूदखोर था लो, ठीक है। तो ये महाजन की वजह से आधा तो किसान ऐसे ही परेशान था। अंग्रेज अलग ही लूटता था, महाजन जो था लो ये अलग ही लूटता था लो, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पर होगा दक्कन विद्रोह। क्या हो रहा है? दक्कन विद्रोह। तो याद रखिएगा, दक्कन जो क्षेत्र है कहाँ है? तो महाराष्ट्र के पुणे और अहमदाबाद जिला, महाराष्ट्र के पुणे और अहमदाबाद जिला में कौन सा विद्रोह हो रहा है? दक्कन विद्रोह हो रहा है। ये काहे खिंचाया गया था लो? रैयतवाड़ी व्यवस्था के खिलाफ में ये खिंचाया था लो। किससे खिंचाया था लो? तो महाजनों से खिंचाया गया था लो। महाजन था लो चोट्टा, एक पर गया था लो बमक। कौन बमक गया था लो? कौन सा बमक गया था लो भैया? तो ये बमक गया था लो किसान, एकदम भयानक तरीका से बमक गया था, ठीक है। क्या किया लो? महाजन क्या करता था ना, महाजन क्या करता था, मान के चलो आपको कर्जा देता था तो क्या करता था? लिख के नोट करके रखता था। दस्तावेज का नाम था लाल बही, मैंने लाल कलर का दस्तावेज था। थोड़ा ना अंग्रेज नहीं देखता लो कि क्या बोलते लो, संविधान में ये बजट जब पेश होता है हम लोग को पार्लियामेंट में जब आता है, देखते लाल रंग का डिब्बा रहता है, वो अंग्रेज वाला है, सर ना, उसी तरह होता है सर ना। पहले भी अंग्रेजों के समय में भी महाजन क्या करता, लाल रंग के रख ले रहता था लो दस्तावेज, उसी में कागज वगैरह छुपा के वही लाल दस्तावेज वाले कागज को लूट लिया लो किसान, लूट के जला दिया, कल ना रहेगा बांस ना बाजेगा बांसुरी। मतलब बताइए कैसे कि हम कितना आपसे कर्जा लिए थे, सब जला दिया लो। अब बड़ी पीटा सब महाजन को, महाजन का वहाँ से छोड़ के भाग गया एरिया। महाजन चोट्टा था लो, पिटाने वाला काम कर भी किया था, ऐसा कोई बात थोड़ी है। बंगाल में किसानों का करने को बोला जाता था कि बंगाल के किसानों को बोला जाता था कि जूट उगा, पटसन उगा। काहे? बंगाल में वहाँ की भूमि पर जूट की फसल बहुत ज़्यादा होती थी, आज भी होता है उस एरिया में।
असम के लोगों को बोला जाता है कि चाय होगा। बिहार में नील सोरा और अफीम की होती थी खेती, ठीक है। मध्य प्रदेश, मध्य और पश्चिम भारत में देखेंगे तो कपास ज़्यादा होता था। कपास आज भी कर्नाटक, ये महाराष्ट्र वगैरह क्षेत्रों में, गुजरात में ज़्यादा होता है, ठीक है। इन सभी को उत्पादन करने के लिए कहा जाता था, क्योंकि इन एरिया में क्या होता था, ज़्यादा ये फसल उगाए जाते थे, ठीक है। अब नील पर जो था ना ज़्यादा जोर देते थे, क्योंकि नील का उपयोग ये ज़्यादा करते थे, ठीक है, अंग्रेजों ने। और नील के लिए मैंने समझो कि बिहार में तो हालत खराब था नील की खेती के लिए। यहाँ ये लिखा हुआ नगदी फसल, नगदी फसल उसको बोलते हैं जिसका फसल जो होता है ना, जिसका मतलब सीधे बेचने के लिए जिसका उपयोग करते हैं, ठीक है। 1 सेकंड का टाइम लेंगे भाई साहब, गला सूख गया, सॉरी भाई। चलिए, तो नगदी जो फसल था, नगदी फसल का मतलब होता है क्या, अभी मैंने बताया कि उसको सीधे बेचा जाता है, ठीक है। और ना वैसे फसल जिसका उपयोग किया जाता है बेचने के लिए जाता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ गन्ना, नील, तंबाकू, अफीम, ठीक है। आगे चलिए, आगे चलते हैं तो यहाँ लिखा नील दर्पण। ये तो कहानी बहुत ज़बरदस्त है, इसको पूरा समझ लेते हैं। नील दर्पण कहानी क्या था, देखो। नील दर्पण सबसे पहला बात की किसने लिखा, तो नील दर्पण जब भी पूछेगा कि नील दर्पण का नाटक किसने लिखा था, तो आप क्या बताइएगा भैया, कमेंट करो जरा बताइए। तो नील दर्पण जो था ये किसने लिखा था, तो बताइए कमेंट करके, ठीक है। अगर नहीं मालूम होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ, लेखक थे दीनबंधु मित्र। कौन थे, दीनबंधु मित्र, ठीक है। नील दर्पण के लेखक कौन थे, दीनबंधु मित्र, ठीक है। अब इस पुस्तक को जो छापा गया था तो बिना नाम के छापा गया था, इसलिए कि अंग्रेजों ने पकड़ मत ले। 1860 में इस पुस्तक को छापा गया, लेकिन बिना नाम के। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट कौन करता है, तो माइकल मधुसूदन दत्त। देखो नामे में माइकल है, ये पक्का अंग्रेज का दलाल था, ठीक है। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कौन करता है, माइकल मधुसूदन दत्त, ठीक है, समझे ना। उसके बाद लिखा है क्या, गुलुक चौधरी ना, गुलुक चौधरी जो थे वो क्या थे, नाटक के पात्र थे। नाटक के पात्र मतलब क्या, जब ये नील जो नाटक जो हुआ था, नील दर्पण जो नाटक को किया गया था, तो उसमें जो नाटक का रोल जो निभा रहे थे वो थे गुलुक चौधरी, ठीक है। तो याद रखिएगा, गुलुक चौधरी जो थे वो नाटक का रोल निभा रहे थे। कौन से नाटक, नील दर्पण वाले नाटक जो कल हो रहा था, ठीक है। इसमें वो कहते थे कि भैया हम नील की खेती नहीं करेंगे, चाहे मर जाए, चाहे जी जाए, चाहे कुछ हो जाए, नील की खेती नहीं करेंगे, यही बोल रहे थे, ठीक है। क्योंकि नील की खेती करना बहुत प्रॉब्लम था यार। जो जब चंपारण वाला उसमें पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे 3 कट्ठिया प्रणाली में कितना दिक्कत होता था बिहार के किसानों को, ठीक है। आगे आएगा वही चीज़ को दोबारा 10 बार बताएंगे तो फिर टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। बिहार और नील की खेती में देखिए क्या है, आइए बिहार और नील की खेती में देखिए। अब बिहार में दे रहा है क्या कि बिहार में किन किन क्षेत्रों में नील की खेती होती थी, तो चंपारण, मुजफ्फरपुर, ठीक है, और उत्तर बिहार वाले क्षेत्र में। सिंपल समझो कि उत्तर बिहार वाले क्षेत्रों में, बिहार के उत्तर बिहार वाले में, चंपारण में, मुजफ्फरपुर में, अन्य उत्तर बिहार के क्षेत्रों में नील की खेती जबरदस्त की जाती थी। भागलपुर और शाहबाद वाले क्षेत्रों में भी नील की खेती होती थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो सबसे जबरदस्त क्या लिखा है ना, गया में अफीम उत्पादन में पूरे 1 नंबर में था भैया। गया जो था ना पूरे बंगाल में 1 नंबर में था, क्या, अफीम में, ठीक है। तो गया में गया और गया आ गया, क्यों भैया, अफीम के चक्कर में, ठीक है। अफीम उत्पादन होता था गया में बहुत जबरदस्त, ठीक है, बहुत आ गया था। आगे आते हैं, आगे समझते हैं। ये तो उस समय के नील की खेती के लिए फोटो वगैरह दिया है कि कैसे होता था। यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ क्या, बिहार में नील की खेती 2 तरीके से होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ना, कि पूछेगा नील की खेती कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार के। चाहे क्वेश्चन देगा निम्न में से नील की खेती होती है, या निम्न में से कौन सी नील की खेती की प्रकार है, दोनों दे देगा। जिरात, आसामी बार लिख देगा। तीसरा, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक, कुछ भी दे दे, समझ ना। ये 3-4 और नाम दे देगा, ठीक है। तो जिरात और आसामी बार 2 तरह के। अब जिरात क्या होता था, आसामी बार क्या होता था, स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी व्यवस्था। दोनों को अगर बढ़िया समझते होंगे तो सीधा समझते हैं, जिरात मतलब स्थायी, आसामी बार मतलब रैयतवाड़ी, ठीक है। तो आसामी बार में आसान था, रैयतवाड़ी, ठीक है। और स्थायी बंदोबस्त की तो कहानी सुनिए लिए कितना खतरनाक था। तो जिरात था स्थायी बंदोबस्त की तरह ही, आसामी बार था रैयतवाड़ी की तरह ही व्यवस्था था, ठीक है। यहाँ लिखा है 3 कट्ठिया प्रणाली। तो 3 कट्ठिया मतलब क्या था, 20 कट्ठे में से 3 कट्ठा नील की खेती करना पड़ता था, इसी को 3 कट्ठिया बोलते हैं। 20 कट्ठा बराबर कितना बीघा होता है, तो नहीं बताइएगा, है ना, किसान के बाबू, बिहार वाले किसान बाबू लोग, बताइए 20 कट्ठा में कितना बीघा है ना। बहुत सारे बच्चे जानते हैं, ऐसे थोड़ी है कि नहीं जानते, सबको पता है, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन, बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की व्यवस्था लागू थी। तो बिहार हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, स्थायी हो जाएगा। पूछेगा कब लागू, तो 1793 में। कब, किसने लागू, तो कॉर्नवालिस ने। 2 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेज में आने वाले पहले भूमि का मालिक कौन था, है ना। तो पहले भूमि का मालिक कौन होता था, राजा होता था, ठीक है। किसान खुद भी होता था, लो, ठीक है। तो राजा होता था, ऐसे
आगे चलिए, कह रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिक कौन थे? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान को मालिक बना दिया गया था। कब लागू हुआ था? 1820 में किसने लागू किया था? तब मुनरो ने लागू किया था। ठीक है, 50% इसका हिस्सा लेते तो सारी कहानी समझ गए होंगे। छोटे नंबर क्वेश्चन लिखा, अंग्रेज शासन द्वारा भारत में अपनाई जाने वाली भू व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या थी? तो अपनी आय को बढ़ाना। अब ये मिलान करो, देखते हैं। महालवाड़ी व्यवस्था किससे मैच करेगा? तो महालवाड़ी व्यवस्था मैच करेगा आपका पंजाब से। किससे मैच करेगा भैया? देख सकते हैं पंजाब से। ठीक है, महालवाड़ी पंजाब ही लागू था ना, पंजाब में। उसके बाद से क्या बोलते हैं उसको, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में, राजस्थान वगैरह में, इस एरिया में ये क्या था? महालवाड़ी व्यवस्था लागू था। नील दर्पण दीन बंधु मित्र की किताब लिखा हुआ है। ठीक है, नगदी फसल बिहार में उगाया जाता था, सोरा, अफीम, गया, इस सब एरिया में क्या होता था? सोरा की खेती होता था, अफीम का, उसके बाद कैसे बोलते हैं उसको, नील का, इस सब का खेती होता था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 हो गया। ठीक है, थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हैं लोग, थोड़ा अजान हो रहा है, उसके बाद फिर से इसको वीडियो बनाएंगे। 1 मिनट के लिए रुकते हैं लोग। ठीक है।